डैन ब्राउन की रॉबर्ट लैंगडन सीरीज के 2 नॉवेल्स आप हमारे चैनल पर पहले ही सुन चुके हैं, द विंची कोड और एंजल्स एंड डीमंस। इसी कड़ी में पेश है रॉबर्ट लैंगडन सीरीज का तीसरा नॉवल, द लॉस्ट सिंबल। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका पहला भाग। ये नॉवल इस फैक्ट पर बेस्ड है कि सन 1991 में CIA के डायरेक्टर की तिजोरी में एक दस्तावेज़ मिला था। वो दस्तावेज़ आज भी वहीं पर रखा हुआ है। उसके अंदर कोड लैंग्वेज में एक बहुत ही प्राचीन पोर्टल और एक अज्ञात जगह पर बने किसी तहखाने का उल्लेख है। दस्तावेज़ में लिखा गया है, ये कहीं पर दफन है, और इसी बात को बेस बनाकर इस नॉवल की रचना की गई है। इस नॉवल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह का जिक्र आता है, जैसे कि फ्री मेसन्स, द इनविजिबल कॉलेज, द ऑफिस सिक्योरिटी, द SMSC और द इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंसेज, ये सारे हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा जिन रिचुअल्स या फिर साइंटिफिक रेफरेंसेस वगैरह का इसमें जिक्र आता है, वो सब भी पूरी तरह से रियल और वास्तविक हैं। और यही बात डैन ब्राउन के नॉवेल्स को बाकी थ्रिलर नॉवेल्स से कुछ खास बना देती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। द लॉस्ट सिंबल भाग 1। भूमिका। जगह हाउस ऑफ द टेम्पल। समय शाम 8:33। रहस्य ये है कि मरा कैसे जाता है। समय की शुरुआत से ही यही रहस्य रहा है कि मरा कैसे जाए। 34 साल का शिष्य अपने हाथों में पकड़े नरमुंड पर आंखें गड़ाए हुए था। ये मुंड खाली था, जैसे कोई कटोरी हो जिसमें गहरे लाल रंग की शराब भरी थी। उसने खुद से कहा, इसे पी लो, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। परंपरा के अनुसार उसने मध्यकाल के साधुओं जैसी एक पोशाक पहन रखी थी। उसकी ढीली कमीज़ बीच से खुली हुई थी, जिसके अंदर से उसकी छाती दिखाई दे रही थी। पतलून की बाईं टांग घुटने तक मुड़ी हुई थी और दाहिने आस्तीन कोहनी तक। उसके गले में मोटी रस्सी का फंदा लटका हुआ था, जिसे उसके साथी खींचने वाली रस्सी यानी केबल टो कहते थे। लेकिन आज की रात उसकी गवाही देने वाले साथियों की तरह उसने भी मालिकों वाली पोशाक पहन रखी थी। उसके चारों तरफ जो लोग इकट्ठे थे, उन्होंने भी पूरी तरह से रस्मी पोशाकें पहन रखी थीं। बकरे की खाल से बना एप्रन, कमरबंद और सफ़ेद दस्ताने। उनकी गर्दन से लटक रहे रस्मी जवाहरात ऐसे चमक रहे थे मानो हल्की रोशनी में टिमटिमाती भूतिया आंखें। इनमें से कई लोग ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे थे, लेकिन दीक्षा में शामिल होने आए लोग जानते थे कि इन दीवारों के बीच ओहदों का कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर सब लोग बराबर थे, जिन्होंने इस रहस्यमय बंधन में एक साथ होने की सौगंध खाई थी। वहाँ जमा हुए लोगों की प्रभावशाली जमात पर नजरें दौड़ाते हुए दीक्षार्थी मन ही मन हैरान हो रहा था कि बाहर शायद ही कोई इस बात पर यकीन कर पाए कि इस तरह के लोग कभी एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, और वो भी ऐसी जगह पर। देखने से ये जगह प्राचीन काल की कोई पवित्र शरण स्थली लग रही थी, लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा विचित्र और अजीब थी। ये जगह व्हाइट हाउस से बस कुछ ही इमारतों की दूरी पर थी। वॉशिंगटन DC के 1733 16वीं स्ट्रीट NW पर बनी ये विशाल इमारत क्रिश्चियनिटी के पहले बने किसी मंदिर की शक्ल में थी, यानी टेम्पल ऑफ किंग मौसोलस, जिसके नाम पर ही मौसोलियम शब्द बना है, यानी मौत के बाद अख्तियार की जाने वाली जगह। इसके मेन गेट के बाहर 17 टन के 2 स्फिंक्स कांसे के विशाल दरवाज़ों की सुरक्षा कर रहे थे। इसका अंदर का हिस्सा किसी नक्काशीदार भूल भुलैया की तरह था, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बने कमरे, हॉल, सील की हुई तिजोरियाँ, बड़े बड़े बक्से, तहखाने, लाइब्रेरी और एक खोखली दीवार थे, जिसमें 2 शवों के अवशेष रखे हुए थे। दीक्षार्थी को बताया गया था कि इस इमारत के हर कमरे में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि सबसे गहरा जो रहस्य था वो उसी विशाल कमरे में छिपा था, जहां वो इस वक्त अपनी हथेलियों में वो नरमुंड लेकर झुका हुआ था। ये कमरा एकदम स्क्वायर था और बहुत ही विशाल। इसकी छत की ऊंचाई चौंकाने वाली थी, 120 फुट। हरे रंग के ग्रेनाइट के खंभे इसे सहारा दे रहे थे। कमरे के चारों तरफ गैलरी की शक्ल में गहरे रंग के रूसी अखरोट की लकड़ी के सीट बने हुए थे, जिनके ऊपर सूअर की चमड़ी की हाथ से बनाई खोल चढ़ी हुई थी। पश्चिमी दीवार पर 33 फुट ऊंचा सिंहासन था,
जिसके सामने एक पाइप ऑर्गन छिपा कर रखा गया था। दीवारों पर तरह तरह के प्राचीन सिंबल्स थे। मिस्र, हिब्रू, नक्षत्र विज्ञान और एल्केमी से जुड़े बहुत से अनजाने से संकेत। आज की रात मंदिर का ये कमरा खास तरीके से सजाई गई मोमबत्तियों से सजा हुआ था। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी के साथ छत में बने गोलाकार छेद यानी ऑक्यूलस से आ रही चांद की रोशनी इस कमरे की सबसे आश्चर्यजनक चीज़ को रोशन कर रही थी। ये चीज़ थी एक विशाल वेदी, जिसे बेल्जियम से लाए गए पॉलिश किए हुए काले संगमरमर की एक चट्टान को तराश कर बनाया गया था। ये वेदी या ऑल्टर वर्गाकार कमरे के ठीक बीचों बीच बनी हुई थी। तभी कहीं से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। वक्त हो चुका है। दीक्षार्थी ने अपने सामने सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़े खास आदमी पर नज़र दौड़ाई। ये महान पुजारी था। उस अमेरिकी व्यक्ति की उम्र 50 के आसपास रही होगी। वो अपने देश की एक नामी गिरामी हस्ती था। लोग उसे बेहद प्यार करते थे। बहुत ही ताकतवर और अपार संपत्ति का मालिक। कभी काले रह चुके उसके बालों में अब सफ़ेदी आ रही थी। उसके मशहूर चेहरे पर गहरी अक्लमंदी और ताकत की चमक दिखाई दे रही थी। पूजनीय गुरु ने कहा, शपथ लो और अपनी यात्रा पूरी करो। दीक्षार्थी की ये यात्रा इस तरह की दूसरी सभी यात्राओं की तरह शुरुआत से शुरू हो रही थी। उस रात पूजनीय गुरु ने इसी तरह के एक दूसरे अनुष्ठान के दौरान उसकी आंखों पर मखमली पट्टी बांध दी थी। अनुष्ठान में इस्तेमाल की जाने वाली छुरी को उसकी छाती पर रखकर उन्होंने सवाल किया था, बिना किसी से डरे या प्रभावित हुए या बिना किन्हीं भावनाओं के वश में आए, क्या तुम गंभीरता से ये घोषणा करते हो कि इस बिरादरी के रहस्यों और विशेष अधिकारों को पाने के लिए तुम अपने आप को समर्पित कर रहे हो? दीक्षार्थी ने जवाब दिया, हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। गुरु ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तो फिर तुम इसे अपने दिल में बिठा लो। अगर तुमने इन गोपनीय रहस्यों को किसी पर जाहिर किया तो उसी वक्त तुम्हारी मौत हो जाएगी। उस समय दीक्षार्थी को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। उसे पूरा यकीन था कि इन लोगों को उसके यहाँ आने का असली मकसद कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन आज की रात मंदिर के कमरे में उसके मन पर एक गहरी आशंका छाई हुई थी। उसका दिमाग इस यात्रा के दौरान उसे दी गई गंभीर चेतावनियों को बार बार याद कर रहा था। अगर उसने इन प्राचीन रहस्यों को किसी को बताया तो उसके भयंकर परिणामों के बारे में दी गई चेतावनियाँ, दोनों कानों के बीचों बीच से सिर को काट देना, जड़ से जीभ को उखाड़ लेना, आंतों को बाहर निकालकर जला देना, दिल को बाहर निकालकर जंगली जानवरों को खिला देना, वगैरह वगैरह। भूरी आंखों वाले गुरु ने अपना बायां हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, ब्रदर, आखिरी शपथ लो अपनी। यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए खुद को मजबूत करते हुए दीक्षार्थी ने अपना ताकतवर शरीर थोड़ा सरकाया। अब उसने अपना ध्यान हथेलियों के बीच रखे नरमुंड पर केंद्रित कर लिया था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में लाल रंग की शराब करीब करीब काली दिख रही थी। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था। वो साफ महसूस कर रहा था कि सभी गवाह उसी की तरफ देख रहे थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि वो शपथ ले और उनकी सम्मानित बिरादरी में शामिल हो जाए। वो सोच रहा था कि आज की रात इन दीवारों के बीच कुछ ऐसा घटने वाला है जो इस ब्रदरहुड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, कई सदियों में कभी भी नहीं। वो जानता था कि ये बात चिंगारी का काम करेगी, जिससे उसे अकूत ताकत मिलने वाली थी। ये सोचकर उसे अपने अंदर ताकत का एहसास हुआ और उसने कुछ ऐसे शब्द दोहराए जो उससे पहले दुनिया भर के न जाने कितने लोगों ने बोले थे। उसने कहा, अगर मैं जाने या अनजाने अपनी शपथ को तोड़ूं, तो मैं जो शराब अभी पीने जा रहा हूं वो मेरे लिए जहर हो जाए। फिर अपने हाथों को स्थिर करते हुए वो नरमुंड को अपने मुंह के पास ले गया। उसने अपने होठों पर सूखी हड्डियों का स्पर्श अनुभव किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नरमुंड को अपने मुंह की तरफ थोड़ा सा झुकाकर धीरे धीरे शराब की गहरी घूंट लेने लगा। आखिरी बूंद खत्म होने के बाद उसने नरमुंड को नीचे रख दिया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसकी छाती में जकड़न हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जितनी तेजी से ये एहसास आया था उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। अब उसे अपने शरीर के भीतर एक सुखद गर्माहट महसूस हो रही थी। दीक्षार्थी ने गहरी सांस ली। भूरी आंखों वाले आदमी की तरफ देखते हुए वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे इसके ऊपर किसी तरह का शक नहीं हुआ था और उसने
बिरादरी के सबसे गुप्त समूह के अंदर उसे शामिल करने की बेवकूफ़ी कर दी थी। दीक्षार्थी ने मन ही मन सोचा, बहुत जल्द तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ें खोने वाले हो माय डियर। अध्याय 1। एक भयानक सपना देखकर रॉबर्ट लैंगडन चौंक कर उठ बैठा। इस वक्त वो फैल्कन 2000 EX कॉरपोरेट जेट के एक विशाल केबिन में अकेला बैठा हुआ था। उसका जहाज़ खराब मौसम से लड़खड़ाता हुआ गुजर रहा था। पीछे की तरफ से जहाज़ के इंजनों की आवाज़ें आ रही थीं। लैंगडन ने अपने माथे पर छलकाए पसीने को पोंछा। उसने अभी अभी वही पुराना सपना देखा था जो उसे बार बार दिखाई देता था, उस डर के बारे में जो बचपन से ही उसके साथ बुरी तरह से चिपका हुआ था, बंद और ऊंची जगहों पर जाने का डर। तभी इंटरकॉम से एक खड़खड़ाती आवाज़ आई, मिस्टर लैंगडन, हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। लैंगडन सीधा तनकर बैठ गया। उसने अपने लेक्चर के नोट्स वापस अपने चमड़े के बैग में रख लिए। वो मेसनों के सिंबल्स के बारे में आधा पढ़ चुका था जब उसके दिमाग में इधर उधर के ये ख्याल आने शुरू हुए थे। उसके दिवंगत पिता के बारे में ख्याल। लैंगडन को लगा जैसे कि अपने पुराने गुरु पीटर सोलोमन से अचानक आए इस बुलावे के कारण ऐसा हुआ था। पीटर सोलोमन दूसरा ऐसा आदमी था जिसे वो निराश नहीं करना चाहता था। इस 58 साल के दानवीर, इतिहासकार और वैज्ञानिक ने लैंगडन को करीब 30 साल पहले अपनी छत्रछाया में लिया था। इससे लैंगडन को पिता की मौत से हुई शून्यता को भरने में काफ़ी मदद मिली थी। एक प्रभावशाली खानदान में पैदा होने और अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद लैंगडन को पीटर सोलोमन की प्यार भरी आंखों में विनम्रता और गर्माहट का अनुभव होता था। और इस वक्त लैंगडन उसी पीटर सोलोमन से मिलने वॉशिंगटन DC जा रहा था। एक प्राइवेट टर्मिनल पर उसका प्लेन रुका और लैंगडन नीचे उतर गया। पूरे रनवे पर सफ़ेद कोहरे की जैसे चादर बिछी हुई थी। ज़मीन पर पांव रखते हुए लैंगडन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दलदल में पैर रख रहा हो। तभी दूसरी तरफ से किसी ब्रिटिश औरत की आवाज़ सुनाई दी, हेलो प्रोफेसर लैंगडन, वॉशिंगटन में आपका स्वागत है सर। मेरा नाम पैम है, मैं पैसेंजर सर्विसेज की तरफ से हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, बाहर आपकी कार आपका इंतज़ार कर रही है। लैंगडन पैम के साथ सिग्नेचर टर्मिनल की तरफ चल पड़ा। ये धनवान और मशहूर लोगों के लिए एक टैक्सी स्टैंड था। टर्मिनल के पास खड़ी एक काली लिंकन टाउन कार से काले सूट में एक पेशेवर सा दिखने वाला आदमी बाहर निकला। उसने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, आप मिस्टर लैंगडन हैं? मेरा नाम चार्ल्स है, बेल्टवे लिमोजीन से। गुड इवनिंग सर, वॉशिंगटन में आपका स्वागत है। लैंगडन ने पैम को बख्शीश दी और कार में बैठ गया। कार का भीतरी हिस्सा सचमुच शानदार था। पानी की बोतल, गर्मा गर्म मफिन्स की एक बास्केट अंदर रखे हुए थे। गाड़ी जब विंडसॉक ड्राइव के पास पहुंची तो ड्राइवर ने एक फ़ोन मिलाया और कहा, मैं बेल्टवे लिमोजीन से बोल रहा हूं। मुझे कहा गया था कि यात्री के आने के बाद मैं इसकी सूचना दे दूं। यस सर, आपके गेस्ट मिस्टर लैंगडन पहुंच चुके हैं। मैं शाम को 7 बजे तक उन्हें कैपिटॉल बिल्डिंग में पहुंचा दूंगा। थैंक यू सर। और फिर ड्राइवर ने फ़ोन बंद कर दिया। लैंगडन अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। वो अच्छी तरह से जानता था कि छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना भी पीटर सोलोमन की खास आदत थी। उसने अपनी सीट पर आराम से बैठते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अमेरिकन कैपिटॉल अभी आधे घंटे की दूरी पर था। वो अकेले इस टाइम का इस्तेमाल अपनी सोच को व्यवस्थित करने में लगाना चाहता था। आज सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी घटी थीं कि इतनी देर बाद लैंगडन उन अविश्वसनीय चीज़ों के बारे में सोच पा रहा था जो अब आगे होने वाली थी। और कैपिटॉल बिल्डिंग से 10 मील की दूरी पर एक इंसान रॉबर्ट लैंगडन के आने का इंतज़ार कर रहा था। अध्याय 2। उसका नाम मलाक था। उसने सुई की नोक को अपने घुटे हुए सिर पर दबाया। उसकी खोपड़ी के मांस में धंसती और बाहर निकलती नोकदार सुई उसे इतना मज़ा दे रही थी कि उसके मुंह से खुशी की आवाज़ें निकल रही थीं। बिजली की मशीन से आ रही हल्की घनघनाहट उसके लिए जैसे नशे का काम कर रही थी, ठीक उसी तरह से जैसे उसकी चमड़ी की ऊपरी सतह पर अंदर तक धंस रही सुई का एहसास जो उसके सिर के अंदर अपना रंग डालती जा रही थी। मैं वाकई एक बहुत ही लाजवाब पीस हूँ, मास्टरपीस, उसने मन ही मन सोचा। सिर पर गुदाई करने का मकसद खूबसूरती को बढ़ाना नहीं था, मकसद था अपने आप को बदलना।
ईसा पूर्व 2000 में पैदा हुए नूबियन पुजारियों से लेकर आधुनिक युग के गहरे टैटुओं तक इंसानों ने अपने शरीर पर तरह तरह के गोदने बनाए हैं, जो अपने शरीर की आंशिक बलि का प्रतीक माने जाते हैं। भयानक दर्द को सहकर वो अपने शरीर पर नक्काशी करते हैं और एक नए इंसान के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। लेविटिकस 1928 ने अपने शरीर पर टैटू बनवाने के खिलाफ गंभीर चेतावनियां दी हैं, लेकिन इसके बावजूद आधुनिक काल में लाखों लोगों के लिए शरीर पर गोदने बनवाना उनकी दीक्षा के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। अपनी चमड़ी पर टैटू बनवाना शक्ति के बारे में बदलाव का उद्घोष है, यानी दुनिया के सामने ये घोषणा करना कि मेरे मांस पर अब मेरा कंट्रोल है। अपने शरीर में ये बदलाव लाकर जो कंट्रोल की भावना मिलती है, उसके अंदर इतना नशा होता है कि उसी के कारण लाखों लोग अपने शरीर के मांस को बदलने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, शरीर में छेद करना, बॉडी बिल्डिंग, स्टीरॉइड्स का सेवन करना, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती पहले बहुत अधिक मात्रा में खाना और फिर उल्टी करना वगैरह वगैरह। इंसान हमेशा अपने बाहरी खोल यानी अपने शरीर पर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। मलाक की ग्रैंडफादर क्लॉक से एक बार घंटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। 6:30 बजे थे। उसने औजार को एक तरफ रखा और फिर रेशम से बने लिबास को अपने 6 फुट 3 इंच लंबे शरीर पर लपेटकर हॉल में चल पड़ा। इस पूरी बिल्डिंग में चमड़े को रंगने वाले केमिकल्स और सुई को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मधुमक्खी के छत्ते से निकाले गए मोम के कारण तेज गंध फैली हुई थी। आगे बढ़ते हुए मलाख ने छत से जमीन तक फैली खिड़की से बाहर की तरफ झांका और दूर आसमान में दिख रही खूबसूरत इमारतों की मन ही मन तारीफ की। इसी जगह पर उसे छुपाया गया है, शायद इसी जगह कहीं उसे दबाकर रखा गया है, उसने सोचा। उस चीज़ के होने के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी और उससे भी कम जानकारी थी लोगों को उसकी अपार शक्ति के बारे में। आज भी ये इस देश का सबसे बड़ा अनकहा रहस्य था। जिन कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी थी वो इसे तरह तरह के संकेतों और उपमानों के चादर में ढक कर रखते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हैं, मलाख ने सोचा। 3 हफ्ते पहले एक रहस्यमय अनुष्ठान में मलाख 33 डिग्री पर पहुंचा था। ये दुनिया में जिंदा बचे ब्रदरहुड संप्रदाय का सबसे ऊंचा स्थान था। इस अनुष्ठान को देखने के लिए अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग जमा हुए थे। अपनी इस नई हैसियत के बावजूद ब्रदरहुड के लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बताया था और वो ये भी जानता था कि वो उसे बताएंगे भी नहीं। ये काम इस तरह से नहीं होता था। इसमें परतों के अंदर परतें होती थीं। ब्रदरहुड के अंदर ब्रदरहुड। भले ही मलाख सालों इंतज़ार कर ले, लेकिन बहुत संभव था कि वो उनका आखिरी भरोसा कभी भी हासिल नहीं कर पाता। लेकिन सौभाग्य से उस सबसे गहरे रहस्य को जानने के लिए उसे उनका भरोसा जीतने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी दीक्षा का मकसद पूरा हुआ था और आगे की बातें सोचकर उसके अंदर जोश और उत्साह भरा हुआ था। वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और सिर्फ पानी पीकर ही वो काम चला रहा था। वो अपने शरीर को प्राचीन रिवाज के हिसाब से तैयार कर रहा था। वो अपने बेडरूम में घुसा और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया और उसने अपने बदन पर लपेटे रेशमी कपड़े को उतारकर एक तरफ फेंक दिया। अब उसका पूरी तरह से बिना ढका शरीर उसके सामने था। उस रूप को देखकर वो खुद ही जैसे मुग्ध हो गया। उसका विशाल शरीर पूरी तरह से मुंडा हुआ और एकदम चिकना था। उसके पैरों पर बाज के पंखों और पंजों के टैटू बने हुए थे। उसके ऊपर उसके मांसल पैरों पर नक्काशी वाले खंभों की आकृति के टैटू बने थे। बाएं पैर में गोल गोल घिरने की तरह और दाहिने पैर पर सीधी खड़ी रेखाएं गुदी हुई थीं। पेट के निचले हिस्से में एक खूबसूरत मेहराब बना हुआ था। उसकी ताकतवर छाती के ऊपर 2 मुंह वाले फीनिक्स का टैटू बना था। तिरछे ढंग से बने इस फीनिक्स की दोनों आंखें एन मलाख की छाती पर थीं। उसके कंधे, गर्दन, चेहरे, गंजे सिर, हर जगह पर प्राचीन काल के सिंबल्स और स्टैंप्स जैसी चीज़ों के महीन काम वाले टैटू बने हुए थे। 18 घंटे पहले किसी नश्वर इंसान ने मलाख को बिना कपड़ों के देख लिया था और डर के मारे उसकी चीख निकल गई थी। हे भगवान, तुम तो राक्षस हो, उस आदमी ने कहा था।
मलाख ने बड़े ही आराम से कहा था। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो मैं राक्षस हूँ। उसे प्राचीन काल के लोगों की तरह इस बात में यकीन था कि देवता और राक्षस एक ही सिक्के के दो पहलू थे, जिन्हें एक दूसरे के रूप में बदलकर प्रतीकों के तौर पर देखा जा सकता था। मलाख ने नीचे की तरफ अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसे अपने सिर का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। वहां पर मुकुट जैसी चीज की चमक के बीच उसकी चमड़ी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जहां पर कोई टैटू नहीं बना था। बड़ी ही सावधानी से सुरक्षित रखा गया चमड़ी का बस यही एक हिस्सा था जो अभी भी बिना छेड़छाड़ के बचा हुआ था। ये पवित्र स्थान बड़े ही धैर्य से इंतजार कर रहा था और आज की रात ये भी भर जाने वाला था। वैसे अब तक मलाख के पास इस मास्टरपीस को पूरा करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि उसे पाने का वक्त तेज़ी से करीब आता जा रहा था। शीशे में अपने आप को देखकर उसका जोश बढ़ता ही जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर की ताकत बढ़ती जा रही है। उसने फिर से पोशाक पहनी और खिड़की की तरफ बढ़ गया। फिर वो सामने पसरे रहस्यमय शहर को निहारने लगा। वो जानता था कि वहीं कहीं पर ज़मीन के अंदर वो चीज़ दबी हुई थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसने फिर से अपने बचे हुए काम पर ध्यान लगाया। वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास गया और उसने अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर गुदे टैटुओं को छिपाने के लिए सावधानी से मेकअप लगाना शुरू किया। अब उसके टैटू दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद उसने वो कपड़े और बाकी चीज़ें पहनी जिनको उसने इस शाम के लिए बड़ी सावधानी से तैयार कर रखा था। पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने अपने आप को आईने में देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुरा दिया। घर से बाहर निकलते हुए वो अपने आप को उस घटना के लिए तैयार कर रहा था जो अमेरिकी कैपिटॉल को आज की रात दहला देने वाला था। आज की रात जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उसके लिए उसने कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी थी और अब आखिर में उसका प्यादा इस खेल में शामिल हो चुका था। अध्याय 3। दौड़ती कार में बैठा लैंगडन विचारों में डूबा था। आज सुबह 4:45 पर वो बिल्कुल शांत पड़े हुए पानी में उतरा था, ठीक उसी तरह जैसा वो हमेशा से करता आया था, यानी सुनसान पड़े हार्वर्ड के पूल में 50 चक्कर लगाना। उसका शरीर अब वैसा तो नहीं था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था, लेकिन फिर भी 40 की उम्र के हिसाब से काफ़ी बेहतर था। फ़र्क बस इतना था कि अब लैंगडन को शरीर को इस हालत में बनाए रखने के लिए पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होती थी। 6 बजे घर पहुंचने के बाद उसने अपना सुबह का रूटीन चालू किया। सुमात्रा कॉफ़ी के बीजों को हाथ से पीसना। उसकी खास खुशबू पूरी रसोई में फैल गई थी जिसका वो आनंद ले रहा था, लेकिन उसे अपने फ़ोन की आंसरिंग मशीन पर टिमटिमाती लाल रोशनी को देखकर थोड़ी हैरानी हुई। रविवार को 6 बजे सुबह आखिर कौन फ़ोन करता है? उसने बटन दबाया और रिकॉर्ड किए हुए मैसेज को सुनने लगा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर लैंगडन, इतनी सुबह फ़ोन करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा नाम एंटनी जेलबर्ट है। मैं पीटर सोलोमन का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हूँ। मिस्टर सोलोमन ने मुझे बताया कि आप सुबह जल्दी जागते हैं। वो आपसे आज सुबह जल्दबाजी में कांटेक्ट करना चाहते थे। आपको जैसे ही ये संदेश मिले प्लीज़ पीटर को सीधे फ़ोन करें। शायद आपके पास उनके नए पर्सनल फ़ोन का नंबर होगा। अगर नहीं है तो उनका नंबर है 202-329-5746। लैंगडन को अचानक अपने पुराने दोस्त के लिए चिंता ने घेर लिया। पीटर सोलोमन बहुत ही अच्छे खानदान का था और बेहद विनम्र। वो इस तरह का आदमी नहीं था कि संडे को सुबह इतनी जल्दी किसी को फ़ोन करता जब तक कोई बड़ी मुश्किल नहीं आई हो। तो लैंगडन ने कॉफ़ी बनाना बीच में ही छोड़ दिया और दौड़कर अपनी स्टडी में फ़ोन करने के लिए घुस गया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में हुई पहली मुलाकात के बाद से ही पीटर सोलोमन उसका दोस्त, गाइड और पिता की तरह बन गया था। हालांकि उम्र में वो उससे सिर्फ 12 साल बड़ा था। अपनी ग्रेजुएशन करते वक्त एक दिन लैंगडन को शाम के टाइम इस मशहूर युवा हिस्टोरियन और दानवीर इंसान का लेक्चर सुनने जाना था। लेक्चर के दौरान उन्होंने जिस प्रभावशाली ढंग से भावनाओं में डूबकर सीमियोटिक्स यानी संकेत विज्ञान के बारे में अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी, उससे लैंगडन के अंदर हमेशा के लिए सिंबल्स के विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और उत्साह पैदा हो गया था। और इसके पीछे पीटर सोलोमन के टैलेंट का उतना हाथ नहीं था जितना कि उसकी दयालुता से भरी भूरी आंखों का था। उन्हीं के कारण लैंगडन को उनको एक थैंक यू लेटर लिखने की हिम्मत हो पाई थी। कॉलेज में पढ़ रहे उस युवा छात्र ने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शामिल और इतना बड़ा विद्वान सोलोमन उसकी चिट्ठी का कभी जवाब भी देगा। लेकिन सोलोमन ने जवाब दिया था और उसी के साथ एक गहरी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। मशहूर विद्वान पीटर सोलोमन के आचार विचारों से कभी पता ही नहीं चलता था कि वो एक बहुत ही अमीर सोलोमन परिवार से आया है, जिसका नाम इमारतों और यूनिवर्सिटीज़ में हर कहीं दिखाई देता था। पीटर को अपने पिता की मौत के बाद विरासत बहुत ही छोटी उम्र में हासिल हो गई थी और अब 58 साल की उम्र तक आते आते वो अपनी लाइफ में बहुत सारे पावरफुल पदों पर काम कर चुका था। इस समय वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन था। लैंगडन जब अपनी स्टडी में घुसा तो उसे पीटर का फैक्स देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसमें लिखा था, पीटर सोलोमन, सेक्रेटरी ऑफिस, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट। गुड मॉर्निंग रॉबर्ट, मुझे तुमसे तुरंत बात करनी है। जितनी जल्दी संभव हो सके मुझे सुबह फ़ोन करो। 202-329-5746। पीटर। लैंगडन ने अपने डेस्क पर बैठते हुए फुर्ती से पीटर को फ़ोन मिलाया। दूसरी तरफ से असिस्टेंट की परिचित आवाज़ सुनाई दी। पीटर सोलोमन्स ऑफिस, मैं एंथनी बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हेलो, मैं रॉबर्ट लैंगडन बोल रहा हूँ। आपने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा था। हाँ, प्रोफेसर लैंगडन, तुरंत वापस फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। मिस्टर सोलोमन आपसे बात करने के लिए बहुत ही बेचैन है। मैं उनको अभी बताता हूँ कि आप लाइन पर हैं। आप प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जी हाँ, ज़रूर। सोलोमन के लाइन पर आने का इंतज़ार करते हुए लैंगडन स्मिथसोनियन के लेटर हेड के ऊपर छपा पीटर का नाम पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पीटर के खानदान में बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन, प्रभावशाली नेता और वैज्ञानिक पैदा हो चुके थे। इनमें से कई तो लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो भी थे। सोलोमन की एकमात्र जीवित छोटी बहन कैथरीन में लगता था जैसे वैज्ञानिकों वाला जीन आया था, क्योंकि इस समय वो नॉयटिक साइंस की एक बहुत ही लीडिंग साइंटिस्ट मानी जाती थी। नॉयटिक साइंस विज्ञान का सबसे नया क्षेत्र था। लैंगडन को याद आ रहा था कि पिछले साल अपने भाई के घर पर हुई एक पार्टी के दौरान कैथरीन उसे नॉयटिक साइंस के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों को गौर से सुनने के बाद लैंगडन ने कहा था, मुझे तो ये साइंस से ज़्यादा जादू के जैसा लग रहा है। तभी फ़ोन पर सोलोमन के असिस्टेंट की आवाज़ फिर से गूंजी और लैंगडन अपने विचारों से बाहर आ गया। असिस्टेंट कह रहा था, माफ़ कीजिएगा सर, मिस्टर सोलोमन एक कॉन्फ्रेंस कॉल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। असल में आज यहाँ सब कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। कोई बात नहीं एंथनी, मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगा। असल में सर, उन्होंने मुझे इस बीच आपको फ़ोन करने का मकसद बताने के लिए कहा है, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ, बोलो एंथनी, क्या बात है? असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली और बोला, जैसा कि शायद आपको पता होगा प्रोफेसर, यहाँ वॉशिंगटन में हर साल दिल खोलकर इसकी मदद करने वाले लोगों के लिए स्मिथसोनियन एक बहुत ही खास प्रोग्राम आयोजित करता है। इसमें कल्चरल दुनिया के बहुत से लोग भाग लेते हैं। इस साल भी उसी रिवाज के मुताबिक ये प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें खाने से पहले एक खास भाषण दिया जाएगा, यानी की नोट एड्रेस। सौभाग्य से हमें इस भाषण के लिए नेशनल स्टैट्यूटरी हॉल उपलब्ध हो गया है। लेकिन समस्या ये है सर कि हमारे जो स्पीकर हैं वो बीमार पड़ गए हैं और उन्होंने खबर भिजवाई है कि वो भाषण देने के लिए नहीं आ सकते। इसका मतलब है सर कि हमें उनके बदले में कोई स्पीकर चाहिए। मिस्टर सोलोमन को पूरी उम्मीद है कि आप उस जगह को भरने पर ज़रूर विचार करेंगे। लैंगडन ने हैरानी से पूछा, मैं? लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सोलोमन को मुझसे ज़्यादा बेहतर स्पीकर ज़रूर मिल जाएगा। मिस्टर सोलोमन की पहली चॉइस आप हैं प्रोफेसर। उनका मानना है कि प्रोग्राम में आने वाले मेहमान आपका भाषण सुनकर बहुत ही रोमांचित हो जाएंगे। मिस्टर सोलोमन सोच रहे थे कि आप अपना वही भाषण दोहरा सकते हैं जो आपने कुछ साल पहले बुक्सपैन टीवी के लिए दिया था। इस तरह से आपको भाषण के लिए अलग से तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके उस भाषण में हमारे देश की राजधानी के आर्किटेक्चर में जो सिंबल्स छिपे हैं उनके ऊपर चर्चा की गई थी, और जहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उसको देखते हुए ये टॉपिक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन लैंगडन का विचार इससे अलग था। उसने कहा, जहाँ तक मुझे याद है उस लेक्चर में इस बिल्डिंग की मैसोनिक हिस्ट्री के बारे में चर्चा की गई थी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर। जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर सोलोमन एक मेसन है
और प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले उनके कई पेशेवर दोस्त भी मेसन हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस टॉपिक पर आपके विचार सुनना उनको बहुत पसंद आएगा। लैंगडन ने मन ही मन विचार किया। ये काम उसके लिए काफ़ी आसान साबित होने वाला था। वो जहाँ भी भाषण देता था उसके सारे नोट्स सुरक्षित रखता था। उसने कहा, मेरे ख्याल से मैं इस बात पर विचार कर सकता हूँ। ये प्रोग्राम कब होने वाला है? असिस्टेंट ने अपना गला साफ किया। अब वो थोड़ा परेशान लग रहा था। वो असल में सर, ये प्रोग्राम आज रात को ही होने वाला है। लैंगडन जोर से हंस पड़ा। आज रात को? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? सर, यही वजह है कि आज यहाँ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। स्मिथसोनियन इस समय बड़ी ही शर्मिंदगी की हालत में है। मिस्टर सोलोमन बॉस्टन से आपको लाने के लिए अपना प्राइवेट जेट भेजने के लिए तैयार हैं। फ़्लाइट में बस 1 घंटे का टाइम लगेगा और आप रात को वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। बॉस्टन के लोगान एयरपोर्ट के प्राइवेट टर्मिनल से तो आप परिचित ही होंगे ना सर? तो क्या आप उस जेट के पास 5 बजे के करीब पहुंचना पसंद करेंगे सर? लैंगडन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मेरे लिए कोई और चॉइस छोड़ी ही कहाँ है मिस्टर एंथनी। मैं तो बस मिस्टर सोलोमन को खुश रखना चाहता हूँ सर। मैं उनको बोल देता हूँ कि आप आने के लिए राज़ी हो गए हैं। फिर असिस्टेंट ने लैंगडन को जेट का टेल नंबर और बाकी सूचनाएं उपलब्ध करवा दीं। लैंगडन ने एक गहरी सांस लेकर फ़ोन बंद कर दिया। आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला था। अध्याय 4। अमेरिका की भव्य कैपिटॉल बिल्डिंग नेशनल मॉल के दाहिनी तरफ एक ऊंची पठार जैसी जगह पर बनी है। इस बिल्डिंग का विशाल दायरा 750 फीट की लंबाई और 350 फीट की गहराई तक फैला हुआ है। इसके फर्श का एरिया करीब 16 एकड़ है और इसमें 541 कमरे हैं। इस बिल्डिंग में घुसने वाले टूरिस्ट्स के लिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट एक नए अंडरग्राउंड विजिटर्स सेंटर में बना है। ये कैपिटॉल के गुंबद को घेर कर बने शीशे के विशाल स्काईलाइट के ठीक नीचे बना हुआ है। हाल में ही तैनात सुरक्षा गार्ड अल्फोंसो नूनेज ने चेक पॉइंट के पास पहुंच रहे उस पुरुष गेस्ट को गौर से देखा। उस आदमी का सिर पूरी तरह से घुटा हुआ था। वो लॉबी में मंडरा रहा था। इमारत में घुसने से पहले वो फ़ोन पर किसी से बातचीत करने में लगा हुआ था। उसके दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसने एक फटा पुराना फौजी कोट पहन रखा था। अपने घुटे हुए सिर और पोशाक की वजह से वो आदमी नूनेज को फौज का आदमी लग रहा था। वॉशिंगटन आने वाले टूरिस्ट्स में सबसे बड़ी तादाद अमेरिकन फ़ौज में काम करने वाले लोगों की ही होती थी। नूनेज ने उसके पास पहुंचकर कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस आदमी ने उसका अभिवादन किया और फिर बोला, आज की रात काफ़ी सुनसान लग रही है। नूनेज ने जवाब दिया, NFC का आखिरी मैच है आज। हर कोई रेडस्किन्स को देखने में बिजी है। और ये कहकर नूनेज ने एक गहरी सांस ली। काश वो भी ये मैच देख पाता, लेकिन नौकरी में उसका ये पहला महीना था और उसका भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा था। मेटल वाली चीज़ों को इस प्लेट में रख दीजिए सर, उसने आने वाले से कहा। आगंतुक को एक हाथ से अपनी जेब खाली करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। नूनेज उसे गौर से देख रहा था। घायल और अपाहिज लोगों के लिए लोगों के मन में सहज सहानुभूति होती है, लेकिन नूनेज को सिखाया गया था कि इस सहानुभूति को उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब वो आगंतुक अपनी जेब से आमतौर पर पाई जाने वाली चीज़ें निकाल रहा था, जैसे चाबी, सिक्के, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो नूनेज इंतज़ार करता रहा। फिर उसने उसके हाथ की तरफ देखा, जिसके ऊपर कई मोटी मोटी पट्टियाँ बंधी हुई थी। क्या हुआ हाथ में? उसने पूछा। गंजे आदमी ने सिर हिलाया और बोला, बर्फ़ पर फिसल गया था 1 हफ्ता पहले, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ दर्द है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। प्लीज़ अंदर आइए। वो आदमी लंगड़ाते हुए अंदर घुसा तो मशीन ने बीप की आवाज़ करके उसका विरोध किया। आगंतुक के चेहरे पर नाराज़गी दिखाई दी। ओफो, मुझे इसी बात का डर था। इस बैंडेज के नीचे मेरी अंगूठी है। मेरी उंगलियों में इतनी स्वेलिंग थी कि अंगूठी को निकालना संभव नहीं हो पाया, इसीलिए डॉक्टरों ने उसके ऊपर ही पट्टी चढ़ा दी थी। कोई बात नहीं सर, मैं हाथ वाली मशीन का इस्तेमाल कर लूँगा, नूनेज ने कहा। फिर उसने हाथ से काम करने वाले मेटल डिटेक्टर को आगंतुक के प्लास्टर वाले हाथ पर घुमाया। उसकी घायल अनामिका उंगली के ऊपर उसे मेटल का एक बड़ा सा गोला नजर आया। नूनेज ने उस आदमी के हाथों पर चढ़े प्लास्टर और उंगली के ऊपर हर इंच पर मेटल डिटेक्टर मशीन को घुमाया। उसे पता था कि उसका सुपरवाइज़र
अंदर सीसीटीवी पर उसके ऊपर पैनी नजर रख रहा होगा और नूनेज को इस नौकरी की बहुत ही सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो पूरी सावधानी बरत रहा था। उसने धीरे से उस आदमी के हाथों पर चढ़े प्लास्टर के अंदर मशीन को घुसाया। आगंतुक दर्द से कराह उठा। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं, आजकल सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, उस आगंतुक ने कहा। जी हाँ, ये तो सच है। नूनेज को वो आदमी काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे देखकर उसके मन में किसी तरह का डर का भाव पैदा नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ एक अजीब सी बात नज़र आई थी। उस आदमी के चेहरे पर मेकअप जैसी कोई चीज़ लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल धब्बों को छुपाने के लिए किया जाता है। खैर मुझे क्या, उसने कंधे उचकाते हुए सोचा। जाड़े के मौसम में अपना चेहरा पीला दिखाई देना किसी को पसंद नहीं आता। अपनी जांच पूरी करके उसने मशीन को समेटा और फिर कहा, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू, उस आदमी ने कहा और ट्रे से अपना सामान वापस लेने लगा। सामान वापस उठाते समय नूनेज ने देखा कि प्लास्टर के बाहर निकली उस आदमी की दोनों उंगलियों में टैटू का निशान बना हुआ था। बीच वाली उंगली की नोक पर एक स्टार का टैटू बना था और अंगूठे के ऊपर एक मुकुट का। लगता है आजकल हर आदमी टैटू बनवाने लगा है, नूनेज ने सोचा। उसे उस आदमी की उंगलियों की नोक का हिस्सा काफ़ी सूजा हुआ और तकलीफ देने वाला लग रहा था। उसने पूछा, ये टैटू बनवाते हुए तो बहुत दर्द हुआ होगा ना? अरे उतना नहीं जितना आपको लग रहा है। ओह, तब तो तुम लकी हो मेरे दोस्त, नूनेज ने कहा। मुझे तो उस टाइम बहुत दर्द हुआ था जब मैंने बूट कैंप में अपनी पीठ पर एक मरमेड का टैटू बनवाया था। गंजा आदमी मुस्कुराकर बोला, हाँ वो असल में यूँ समझ लो जवानी के दिनों में की गई एक गलती थी मेरी। गंजे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हो जाता है ऐसा। मैंने भी अपनी जवानी में एक बड़ी गलती की थी। अब मैं हर रोज़ सुबह उसके साथ ही जागता हूँ। दोनों जोर से हंसे और गंजा आगे बढ़ गया। नूनाज से दूर जाते हुए मलाक सोच रहा था, ये काम तो बच्चों का खेल था। फिर वो कैपिटॉल बिल्डिंग की तरफ जा रहे एस्केलेटर पर चढ़ गया। इस बिल्डिंग में दाखिल होना उसकी कल्पना से भी ज़्यादा आसान साबित हुआ था। उसके चेहरे और हाथ पर लगे मेकअप ने उसके पूरे शरीरों पर बने टैटुओं को छुपा रखा था, लेकिन सबसे चालाकी वाला काम था हाथ में लगा वो प्लास्टर, जिसके अंदर उसने वो ताकतवर चीज़ छुपा रखी थी जिसे लेकर वो इमारत के अंदर घुस रहा था। ये उस अकेले आदमी के लिए एक गिफ्ट था जो उसे मनचाही चीज़ दिला सकता था। अध्याय 5। दुनिया का सबसे बड़ा और तकनीकी दृष्टि से सबसे विकसित म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य भी अपने अंदर समेटे हुए है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ हर्मिटेज, वेटिकन म्यूजियम और न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन तीनों को मिलाकर उनसे भी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी की गई हैं। और इतने खूबसूरत और भव्य कलेक्शन के बावजूद भारी सुरक्षा में रहने वाले इस स्थान के अंदर बहुत ही कम लोगों को जाने का मौका मिलता है। ये म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी के ठीक बाहर 4210 सिल्वर हिल रोड पर बना हुआ है। आड़े तिरछे ढंग से बना ये विशाल म्यूजियम आपस में जुड़े 5 चबूतरों या पॉड्स से बना है। हर एक चबूतरा फुटबॉल के मैदान से भी बड़े आकार का है। बिल्डिंग के धातु के बने बाहरी हल्के नीले रंग को देखकर इसके अंदर की विचित्रता का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। करीब 6 लाख स्क्वायर फुट की इस इमारत में डेड जोन और वेट पॉट जैसी अलग सी दुनियाएं बसी हुई हैं। सामानों को रखने के लिए इसके अंदर जो अलमारियों की कतार है वो 12 मील लंबी है। बिल्डिंग के मेन दरवाजे से अपनी वॉल्वो कार को अंदर ले जाते हुए आज की रात कैथरीन सोलोमन के अंदर थोड़ी सी उथल पुथल चल रही थी। गार्ड ने मुस्कुराकर उससे पूछा, आप फुटबॉल की शौकीन नहीं हैं मिस सोलोमन? आज तो सभी लोग मैच देखने में लगे हैं और आप काम पर आई हैं। कैथरीन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। क्या वो पहुंच चुके हैं? गार्ड ने अपने कागज़ों पर नज़र डाली। नहीं मैम, मुझे तो उसका नाम अंदर जाने वालों की लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है। ओह, शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। फिर कैथरीन ने अपनी गाड़ी पार्क की और कार में ही बैठकर इंतज़ार करने लगी। उसकी उम्र 50 के करीब की थी, लेकिन फिर भी उसकी स्किन एकदम चिकने जैतून की तरह दिखती थी। वो करीब करीब बिना मेकअप के रहती थी। उसके काले घने बाल बिना किसी स्टाइल के नीचे की तरफ लटकते रहते थे। अपने बड़े भाई पीटर की तरह उसकी भी आंखें भूरी थीं। कैथरीन के पिता की मौत कैंसर से हुई थी। उस समय उसकी उम्र बस 7 साल की थी। उसे अपने पिता की ज़्यादा याद नहीं थी। उसका भाई पीटर उससे 8 साल बड़ा था और पिता की मौत के समय वो 15 साल का था।
लोगों की कल्पना से भी पहले वो सोलोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी बनने के रास्ते पर चल पड़ा था। अपने परिवार के नाम के अनुसार ही पीटर अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी ताकत और गरिमा के साथ निभा रहा था। आज भी वो कैथरीन को वैसे ही देखता था जैसे वो बचपन में एक दूसरे को देखते थे। उसने अपनी बहन से कई बार शादी कर लेने के लिए भी कहा था, लेकिन कैथरीन ने शादी नहीं की थी। विज्ञान ही उसका जीवन साथी बन चुका था। उसे अपने काम से जितना संतोष और आनंद मिलता था, शायद ही कोई पुरुष उसे पूरा कर पाता, और कैथरीन को इस बात का कोई मलाल भी नहीं था। उसने अपने लिए नोएटिक साइंस को चुना था। जब उसने पहली बार इस चीज़ का नाम सुना था तो शायद ही किसी को इसके बारे में कोई जानकारी थी, लेकिन हाल फिलहाल के सालों में इसने इंसानी दिमाग की ताकत को समझने के लिए बहुत से नए दरवाजे खोल दिए थे। कैथरीन की 2 किताबों ने उसे इस गहन टॉपिक का नेतृत्व करने वाले इंसान के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन इस बात की काफ़ी संभावना थी कि पब्लिश होने के बाद उसकी ये खोजें नोएटिक साइंस को दुनिया भर में मेन स्ट्रीम चर्चा में शामिल कर देती। लेकिन आज की रात उसकी चिंता का विषय विज्ञान कतई नहीं था। दिन में उसे अपने भाई के बारे में कुछ ऐसी खबरें मिली थीं जिनसे वो काफ़ी परेशान थी। पूरे दिन वो इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाई थी। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। कैथरीन ने अंदर जाने के लिए जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा किया। जैसे ही वो कार से बाहर निकली, उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल करने वाले का नाम देखा और एक गहरी सांस लेकर फ़ोन पर बात करने के लिए वापस गाड़ी में बैठ गई। वहाँ से 6 मील दूर मलाख अमेरिकन कैपिटॉल बिल्डिंग के कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था। उसने अपने कान से मोबाइल फ़ोन चिपका रखा था। किसी को फ़ोन लगाकर वो बड़े ही धैर्य से घंटी का जवाब मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार किसी औरत ने जवाब दिया। यस, मलाख ने कहा, हमें दोबारा मिलना होगा। क्यों, सब ठीक तो है? औरत ने पूछा। मुझे कुछ नई जानकारी मिली है, मलाख ने कहा। बताओ। मलाख ने एक गहरी सांस ली और बोला, वो जिसके बारे में तुम्हारा भाई समझता है कि वो डीसी में छुपा है, उसे ढूंढा जा सकता है। क्या? मैंने कहा उसे ढूंढा जा सकता है। तुम मुझे ये कह रहे हो कि वो चीज़ रियल है? कैथरीन सोलोमन ने भौचक्के से स्वर में कहा। मलाख मन ही मन हंस पड़ा। कभी कभी जो कहानी सदियों तक जिंदा रहती है, उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती ही है, उसने कहा। अध्याय 6। क्या तुम इसके आगे नहीं जा सकते? रॉबर्ट लैंगडन ने चिंतित स्वर में पूछा। ड्राइवर ने उसकी गाड़ी को कैपिटॉल की बिल्डिंग से करीब 1/4 मील पहले फर्स्ट स्ट्रीट पर ही रोक दिया था। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन मैं इससे आगे नहीं जा सकता। होमलैंड सिक्योरिटी, अब इस तरह की खास इमारतों के नज़दीक गाड़ियां नहीं जा सकती। मैं माफ़ी चाहता हूं सर। लैंगडन ने घड़ी पर नज़र डाली। इस वक्त 6:50 हुए थे और 10 मिनट में उसका भाषण शुरू होने वाला था। लैंगडन कूदकर गाड़ी से बाहर निकला और खूबसूरती से बने मेहराबों वाले कॉनकॉर्स के ऊपर पहुंच गया। तब तक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। कॉनकॉर्स से थोड़ा आगे नीचे की तरफ वहां आने वाले लोगों के लिए एक अंडरग्राउंड मेहमानों के कमरे का प्रवेश द्वार बना हुआ था। दौड़ता हुआ लैंगडन जब नीचे पहुंचा तो उसकी सांसें उखड़ रही थी और वो हाँफ रहा था। घूमने वाले दरवाजे पर धक्का देकर वो अंदर घुसा। फिर फॉयर में थोड़ी देर रुककर उसने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और अपने कपड़ों से पानी की बूंदों को झटका। फिर उसने सामने वाली जगह पर नज़र डाली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कैपिटॉल का गेस्ट सेंटर ऐसा होगा। चूँकि ये अंडरग्राउंड बना हुआ था, इसलिए लैंगडन को इससे होकर गुजरने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। बचपन में हुए एक एक्सीडेंट के दौरान उसे एक गहरे कुएं की तली में रात भर रुकना पड़ा था। आज भी उसे बंद जगहों में जाते ही अजीब सी घबराहट होने लगती थी, जिसकी वजह से वो सुन्न सा हो जाता था। लेकिन ज़मीन के अंदर बनी इस जगह पर हवा और रोशनी पूरी तरह से आ जा रही थी। ये रोशन था और आलीशान था। बिल्डिंग की विशाल छत शीशे की बनी हुई थी, जिसमें रोशनी के लिए तरह तरह की अजीबोगरीब चीज़ें लगी हुई थीं। उनमें से हल्की रोशनी छन छन कर मोतिया रंग की दीवारों पर पड़ रही थी। आमतौर पर लैंगडन इसकी खूबसूरती को निहारते हुए कम से कम 1 घंटे का टाइम यहाँ ज़रूर बिताता, लेकिन प्रोग्राम शुरू होने में अब बस 5 ही मिनट बचे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और तेज़ी से एस्केलेटर की तरफ बढ़ गया। सिक्योरिटी गेट के सामने खड़ा हिस्पैनी मूल का नौजवान गार्ड उससे बात करने लगा।
लैंगडन ने जेब से अपना सामान और अपनी विंटेज घड़ी निकालकर ट्रे में रख दी। मिकी माउस की उस बचकानी घड़ी को देखकर गार्ड मुस्कुरा दिया। लैंगडन ने भी मुस्कुराते हुए अपना बैग एक्सरे मशीन में डाल दिया। फिर उसने पूछा, स्टैट्यूटरी हॉल का रास्ता किधर से जाता है? गार्ड ने एस्केलेटर की तरफ इशारा किया और बोला, वहाँ आपको रास्ता दिखाने वाले संकेत मिल जाएंगे सर। थैंक यू। लैंगडन ने कन्वेयर बेल्ट से जल्दी से अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गया। एस्केलेटर के ऊपर जाते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सोच को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करने लगा। उसने बारिश की बूंदों से भीगे हुए शीशे के गुंबद की तरफ देखा। रोशनी में नहाया हुआ कैपिटॉल का गुंबद पहाड़ी की शक्ल का दिखाई दे रहा था। ये सचमुच एक बड़ी ही अद्भुत बिल्डिंग थी। इसकी ऊंची छत के ऊपर आसमान में 300 फुट लंबी स्टैचू ऑफ फ्रीडम रहस्यमय अंधेरे में किसी भूत या पहरेदार की तरह झांक रही थी। लैंगडन को ये बात हमेशा अजीब सी लगती थी कि जिन मजदूरों ने 19.5 फुट ऊंची मूर्ति के टुकड़ों को जोड़कर वहां स्थापित किया था, वो सभी के सभी गुलाम थे। कैपिटॉल के इस रहस्य के बारे में हाई स्कूल के हिस्ट्री के सिलेबस में कभी चर्चा नहीं होती थी। असल में ये पूरी इमारत ही अजीब किस्म के किस्से कहानियों से भरी पड़ी थी। इसमें रखे हत्यारे बाथटब के बारे में कहा जाता था कि उसका इस्तेमाल वाइस प्रेसिडेंट हेनरी विल्सन के फेफड़ों पर हमला करके उन्हें मारने के लिए किया गया था। सीढ़ियों के ऊपर एक परमानेंट खून का निशान बना हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि न जाने कितने आने वालों के पांव वहां लड़खड़ा चुके थे। वहां पर एक तहखाना भी था, जिसमें मजदूरों ने 1930 में जनरल जॉन अलेक्जेंडर लोगान के मरे हुए घोड़े को पाया था, जिसमें अब भूसा भरकर रखा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कहानी थी उन 13 आत्माओं की, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इस बिल्डिंग में भटकती रहती हैं। इस शहर के डिजाइनर पियरे लाइनफॉन्ट की आत्मा को अक्सर यहाँ के हॉलों में अपने बिलों के भुगतान के लिए भटकता हुआ देखा गया था। उसका बिल 200 सालों से भी ज्यादा टाइम से लटका हुआ था। उसके अलावा लोगों ने कैपिटॉल बनाने वाले एक मजदूर को हाथ में अपने औजार लिए हुए भटकते भी देखा था, जिसकी मौत गुंबद से नीचे गिरने के कारण हो गई थी। और सबसे मशहूर आत्मा थी एक काली बिल्ली की, जिसे कई बार कैपिटॉल के तहखाने के अंधेरे, तंग, डरावने और घुमावदार गलियारों में घूमते हुए देखा गया था। एस्केलेटर से उतरकर लैंगडन ने फिर से घड़ी पर नजर डाली। बस अब 3 मिनट बचे थे। वो तेजी से निशानों को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद कैपिटॉल के कॉरिडोर में घड़ी के घंटे की आवाज़ गूंजने लगी, यानी 7 बज गए थे। रॉबर्ट लैंगडन अब दौड़ने लगा। गलियारे को पार करते ही उसे नेशनल स्टैट्यूटरी हॉल का दरवाज़ा नजर आया। वो तेजी से उस तरफ बढ़ गया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपनी चाल धीमी कर दी। अब वो आराम से चलने लगा। उसने कई गहरी सांसें लेकर अपना हांफना कम करने की कोशिश की। जैकेट का बटन बंद किया, हल्के से अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और आखिरी घंटा बजने से ठीक पहले कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गया। ये शो टाइम था। हॉल में घुसते हुए प्रोफेसर ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। चलते चलते वो अचानक ठिठक कर रुक गया। कहीं कुछ गड़बड़ थी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़। अध्याय 7। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी सर्द था। कैथरीन सोलोमन पार्किंग वाली जगह से तेजी से निकल रही थी। वो सोच रही थी कि काश उसने जीन्स और कैश्मीर स्वेटर के अलावा कुछ और भी पहना होता। इमारत के मेन गेट के पास पहुंचते पहुंचते विशाल एयर प्यूरीफायर की गरज और भी तेज हो चुकी थी, लेकिन उसे शायद ही कुछ सुनाई दे रहा था। उसके कानों में अभी भी उस फोन वाले की बातें घनघना रही थीं। वो जिसके बारे में तुम्हारा भाई समझता है कि वो डीसी में छुपा है, उसे ढूंढा जा सकता है। कैथरीन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। फ़ोन करने वाले व्यक्ति के साथ उसे अभी बहुत सारी बातें करनी थी। उन दोनों ने इसके बारे में शाम को बातचीत करना तय किया था। बिल्डिंग के मेन गेट पर पहुंचते ही उसे हमेशा की तरह फिर से गहरी खुशी का अनुभव हुआ। किसी को पता नहीं कि ये जगह यहाँ पर है। दरवाजे पर लिखा था SMCC। वैसे तो नेशनल मॉल पर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के 1 दर्जन से भी अधिक विशाल म्यूजियम थे, लेकिन इसका कलेक्शन इतना बड़ा था कि एक साथ उसके 2% कलेक्शन को ही प्रदर्शित करना संभव था। बाकी 98% कलेक्शन को किसी दूसरी जगह रखना होता था, और वो दूसरी जगह यही थी। ये हैरानी की बात नहीं थी
कि इस बिल्डिंग में इकट्ठी की गई चीज़ों का दायरा बहुत बड़ा था। विशाल आकार की बुद्ध की मूर्तियाँ, हाथ से लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स, न्यू गिनी के जहरीले तीर, रत्न जड़े हुए चाकू, वेल के जबड़ों से बनी छोटी सी नाव और ऐसी ही दूसरी अनगिनत चीज़ें। इनके अलावा जो चीज़ें नेचुरल रूप से मिली थीं, उनके कलेक्शन को देखकर भी दिमाग चकरा जाता था। प्लेसियोसॉर की हड्डियों का ढांचा, उल्का पिंडों के टुकड़ों का बेशकीमती संग्रह, विशाल आकार का स्क्विड, टेडी रूजवेल्ट द्वारा अपने अफ्रीका सफ़र के दौरान इकट्ठे किए गए हाथियों के सिर जैसी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें यहाँ रखी गई थीं। लेकिन स्मिथसोनियन के सेक्रेटरी पीटर सॉलोमन ने 3 साल पहले SMSC से अपनी बहन का परिचय जिस चीज़ की वजह से कराया था, वो इन सब से अलग था। उसने अपनी बहन को इस जगह पर इन वैज्ञानिक चीज़ों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनको बनाने के लिए बुलाया था, और कैथरीन वही काम कर रही थी। इस इमारत के एक भीतरी दूर दराज के अंधेरे कोने में एक छोटी सी साइंस लैब छुपी हुई थी। पूरी दुनिया भर में ऐसी दूसरी लैब नहीं थी। कैथरीन ने हाल फिलहाल के टाइम में नॉयटिक साइंस की फील्ड में यहाँ जिस तरह की खोज की थी, उसका बहुत ही गहरा और बड़ा प्रभाव फिजिक्स और हिस्ट्री से लेकर फिलॉसफी और धर्म पर भी पड़ने वाला था। बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें बदल जाने वाली थीं। कैथरीन जैसे ही लॉबी में पहुंची, दरवाजे पर तैनात गार्ड ने तुरंत अपना रेडियो बगल में रख दिया और अपने कानों से ईयर प्लग एक झटके से निकाल लिया। मिस सॉलोमन, अच्छा, रेडस्किन्स का मैच सुन रहे हो? कैथरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मैम, वो प्री गेम है। कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो मेटल डिटेक्टर की तरफ बढ़ी और उसने अपनी जेब से सामान निकालकर खाली कर दिया। अपनी कलाई से सोने की कार्टियर घड़ी को निकालते हुए उसे हमेशा की तरह उदासी का अनुभव हुआ। ये घड़ी उसकी माँ ने उसे 18वें बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर दी थी। उसकी माँ की तकलीफदायक मौत को अब 10 साल बीत चुके थे। उसने कैथरीन की बाहों में ही दम तोड़ा था। गार्ड ने मुस्कुराकर मजाकिया लहजे में उससे पूछा, मिस सॉलोमन, क्या आप कभी किसी को ये बात बताएंगी भी कि अंदर आप करती क्या हैं? किसी दिन जरूर बताऊंगी कायली, लेकिन आज नहीं। अध्याय 8। रॉबर्ट लैंगडन नेशनल स्टैट्यूटरी हॉल के दरवाजे पर मुंहबाए खड़ा था। सामने के दृश्य को देखकर उसका सिर ही चकरा गया था। कमरा पूरी तरह से खाली था। ना कोई कुर्सी, ना कोई श्रोता, ना ही पीटर सॉलोमन का कोई अता पता था। बस कुछ टूरिस्ट्स इधर उधर मटरगश्ती कर रहे थे। वो तेजी से हॉलवे की तरफ वापस गया, जहां उसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर नजर आया। माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर, आज की रात स्मिथसोनियन वाला जो प्रोग्राम होना था, वो कहाँ पर हो रहा है? लैंगडन ने पूछा। प्रोफेसर थोड़ा हिचकिचाया। प्रोग्राम? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कब शुरू होने वाला है ये? अभी सर, 7 बजे। जी नहीं, आज की शाम तो यहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होने वाला है। लैंगडन अब और भी ज़्यादा हैरान था। वो तेज़ी से कमरे के बीच में पहुंचा और चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। कहीं सॉलोमन मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन लैंगडन इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि पीटर सॉलोमन ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसने अपना मोबाइल फ़ोन और फैक्स वाला पन्ना निकाला और पीटर का नंबर डायल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद उधर से वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। पीटर सॉलोमन्स ऑफिस, मैं एंथनी बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? लैंगडन को थोड़ी राहत महसूस हुई। एंथनी, मुझे खुशी है कि तुम अभी तक वहीं हो। मैं रॉबर्ट लैंगडन बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि लेक्चर के बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं स्टैट्यूटरी हॉल के पास ही खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या लेक्चर की जगह को बदल दिया गया है? असिस्टेंट की आवाज़ आई। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है सर। वैसे क्या आपने सीधे मिस्टर सॉलोमन से बात की थी? नहीं एंथनी, लेकिन मैंने आज सुबह तुमसे बात की थी। जी हाँ, मुझे याद है प्रोफेसर, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने थोड़ी लापरवाही दिखाई है मिस्टर लैंगडन? ज़रा सोच कर देखिए। आपको एक फैक्स मिला जिसमें आपको किसी नंबर से बात करने को कहा गया। आपने बात की एक बिल्कुल अनजान आदमी से, जिसने आपसे कहा कि वो पीटर सॉलोमन का असिस्टेंट है। फिर आप एक प्राइवेट जेट पर सवार होकर वॉशिंगटन आ गए और उतरते ही वहाँ इंतज़ार कर रही एक कार में बैठ गए। लैंगडन की पूरी नसों में जैसे झंझनाहट सी हो रही थी। आखिर तुम हो कौन? पीटर कहाँ है?
मेरे ख्याल से पीटर को इस बात की कोई जानकारी नहीं है मिस्टर रॉबर्ट लैंगडन कि आज आप वॉशिंगटन आए हुए हैं और आप यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ बुलाना चाहता था। अध्याय 9। स्टैट्यूटरी हॉल के अंदर लैंगडन अपने मोबाइल को कान से सटाए हुए गोल गोल चक्कर काट रहा था। वो बहुत ही बुरी तरह से बेचैन था। आखिर तुम हो कौन, ये तो बताओ, उसने कहा। दूसरी तरफ से बड़े ही आराम से कहा गया, घबराओ मत प्रोफेसर, तुम्हें यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया गया है और ये मकसद बहुत ही पवित्र है। असल में मैं बस तुम्हें एक आमंत्रण देना चाहता था। जी नहीं, मुझे कोई आमंत्रण नहीं चाहिए, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना प्रोफेसर। अगर तुम पीटर सॉलोमन की आत्मा को शांति पहुँचाना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। वैसे भी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। क्या कहा तुमने? तुम पीटर के बारे में क्या जानते हो? मैं उसके सबसे गहरे रहस्यों को जानता हूँ मिस्टर लैंगडन। मिस्टर सॉलोमन इस वक्त मेरे मेहमान हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। पीटर तुम्हारे पास नहीं हो सकता। मैंने उसके पर्सनल मोबाइल से तुमसे बात की, उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर, बहुत जल्दी पुलिस के बड़े अधिकारी तुम्हारे साथ होंगे। लैंगडन के बोलने का लहजा इस बार और भी सख्त हो गया। अगर पीटर तुम्हारे पास है तो उससे फ़ोन पर मेरी बात कराओ। ये मुमकिन नहीं है प्रोफेसर। मिस्टर सॉलोमन एक बहुत ही बुरी जगह पर फंसे हुए हैं। कहाँ पर? अराफ हैमिस्टैगन में, वही जगह जिसे दांते ने इन्फर्नो के ठीक बाद लिखे गए कैंटिकल को समर्पित किया था। उस व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे इन साहित्यिक और धार्मिक उद्धरणों से लैंगडन का ये शक और भी पक्का हो गया कि वो ज़रूर किसी सिरफिरे से ही बात कर रहा था। द सेकेंड कैंटिकल, इसके बारे में लैंगडन अच्छी तरह से जानता था। फिलिप्स एग्जीटर एकेडमी जाने वाला कोई भी व्यक्ति दांते को पढ़े बिना वहाँ से नहीं आता था। उसने कहा, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से सॉलोमन नर्क में है, यानी दांते की परगेटरी में? इस भौंडे शब्द का इस्तेमाल सिर्फ तुम ईसाई लोग करते हो प्रोफेसर, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर सॉलोमन इस वक्त इन दोनों के बीच में है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि पीटर मर चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से तो नहीं। पूरी तरह से नहीं? इसका क्या मतलब है? मौत पूरी ही होती है, अधूरी नहीं होती है। मैं तुम्हारी बातों से हैरान हूँ प्रोफेसर। मुझे तो लगता था कि तुम्हें जिंदगी और मौत के रहस्यों की काफ़ी अच्छी समझ होगी। इन दोनों के बीच एक पूरी दुनिया समाई होती है और उसी में इस वक्त पीटर सॉलोमन नाम का आदमी झूल रहा है। वो या तो तुम्हारी दुनिया में वापस आ सकता है या फिर दूसरी दुनिया में जा सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी बात को मानते हो या नहीं। तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? ज्यादा कुछ नहीं प्रोफेसर। तुम्हारी पहुंच एक बहुत ही प्राचीन चीज तक है और आज की रात तुम उसे मेरे साथ शेयर करोगे, बस इतना ही। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, वाकई तुम मुझे ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे पास जिन प्राचीन रहस्यों को धरोहर के रूप में रखा गया है, तुम उन्हें समझते ही नहीं हो। मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो प्रोफेसर? लैंगडन को अचानक लगा कि उसकी सांसें डूब रही हैं। अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि प्राचीन रहस्य के बारे में ये क्या बात हो रही थी। शायद ये सरफेरा होली ग्रेल के बारे में बात कर रहा था। पिछले साल पेरिस और वेटिकन सिटी में उसके साथ घटी घटनाओं के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि शायद होली ग्रेल के बारे में लैंगडन को जानकारी थी। वो जानता था कि वो कहाँ रखा हुआ है। लैंगडन ने फुर्ती से कहा, देखो, अगर तुम होली ग्रेल के बारे में बात कर रहे हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इस बार उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, मेरी समझदारी का मजाक मत उड़ाओ मिस्टर लैंगडन। होली ग्रेल जैसी फालतू वाहियात चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आस्था के बारे में चलने वाले तर्कों में मेरी कोई रुचि है। अब लैंगडन थोड़ी दुविधा में पड़ गया। तो आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? वो आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, इस शहर में एक बहुत ही प्राचीन पोर्टल है और आज की रात तुम मेरे लिए उसे खोलोगे प्रोफेसर। तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम के लिए तुमसे संपर्क किया है।
ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आमंत्रण या इनविटेशन है। सिर्फ तुम्हें ही इस काम के लिए चुना गया है। लैंगडन ने दांत भींचते हुए कहा, और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा ये जो चयन है ये बहुत ही वाहियात तरीके से किया गया है। मुझे ऐसे किसी भी प्राचीन पोर्टल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, समझे तुम? समझ तो तुम नहीं रहे हो प्रोफेसर। तुम्हारा चुनाव मैंने नहीं किया है, पीटर सोलोमन ने किया है। उसी ने मुझे बताया है कि इस पोर्टल की खोज कैसे की जा सकती है, और उसने मेरे सामने कसम खाकर कहा है कि दुनिया में सिर्फ एक आदमी ये काम कर सकता है, और वो इंसान हो तुम। अगर पीटर ने ऐसा कहा है तो उसे ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, या फिर वो झूठ बोल रहा है, लैंगडन ने कहा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता प्रोफेसर। जिस समय उसने ये बात कबूल की थी उस समय उसकी हालत बहुत ही खराब थी, और मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन है। अब लैंगडन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुमने पीटर को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो देख लेना। अब काफ़ी देर हो चुकी है प्रोफेसर। मुझे पीटर सोलोमन से जो भी हासिल करना था वो मैं कर चुका हूँ, और अब मेरा तुम्हारे लिए यही प्रस्ताव है कि मुझे तुमसे जो चाहिए वो तुम मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है। मेरी तुम्हें फ्री की सलाह है कि तुम उस पोर्टल की तलाश करो और मेरे लिए उसे खोल दो। रास्ता तुम्हें पीटर दिखाएगा। पीटर? लेकिन तुमने तो कहा था कि पीटर नर्क में है। जैसा ऊपर वैसा नीचे, उस आदमी ने बड़ी ही शांति से कहा। लैंगडन की घबराहट थोड़ी और बढ़ गई। इस अजीब से जवाब का ताल्लुक पुराने समय की साधु संतों की एक कहावत से था, जिसमें धरती और स्वर्ग के बीच एक तरह के फिजिकल कांटेक्ट की घोषणा की जाती है। जैसा ऊपर वैसा नीचे। लैंगडन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और बेचैनी से बोला, देखो, मुझे नहीं पता है कि इस प्राचीन पोर्टल को किस तरह से खोजा जा सकता है। मैं अब पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। वो आदमी जोर से हंसा और बोला, लगता है तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है कि तुम्हें इस काम के लिए क्यों चुना गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही आ जाएगी, किसी भी पल। और फिर फोन की लाइन कट गई। लैंगडन काफ़ी देर तक वहीं पर अकड़ा हुआ खड़ा रहा, ये सोचने की कोशिश करते हुए कि अभी अभी ये उसके साथ क्या हुआ था। और फिर अचानक उसे दूर से कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये आवाज़ रोटंडा से आ रही थी। कोई चिल्ला रहा था। अध्याय 10। अपनी ज़िंदगी में पहले भी रॉबर्ट लैंगडन कई बार कैपिटल रोटंडा आ चुका था, लेकिन इस तरह ऐसी तेज़ी से दौड़ते हुए कभी नहीं। उत्तरी दरवाजे से दौड़कर बाहर निकलते हुए उसे कुछ टूरिस्ट नजर आए जो कमरे के बीच में जमा थे। एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था और उसके माँ बाप उसे चुप करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोग उसे घेर कर खड़े थे। कई सुरक्षाकर्मी वहां पर व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश में लगे हुए थे। कोई घबराया हुआ कह रहा था, उसने अपने हाथ में पहने प्लास्टर से इसे बाहर निकाला था और इसे यहाँ छोड़कर चला गया। जब लैंगडन उनके नज़दीक आया तब उसे पहली बार वो चीज़ दिखाई दी जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मची हुई थी। कैपिटॉल के फर्श पर पड़ी ये चीज़ बहुत ही अजीब सी थी, लेकिन इसमें चीखने चिल्लाने वाली क्या बात थी, ये लैंगडन को समझ नहीं आया। फर्श पर पड़े यंत्र को लैंगडन पहले भी कई बार देख चुका था। हार्वर्ड के आर्ट्स डिपार्टमेंट में ऐसे कई यंत्र थे। ये इंसानी हाथ का एक मॉडल था। किसी ने रोटंडा में इंसान के हाथ का मॉडल रख दिया था, बस इतनी सी बात थी। हाथ की मूर्ति या मॉडल को मैनिकिन की तर्ज पर हैंडीकिन कहा जाता है। इसका इस्तेमाल करके कलाकार उसे मनचाहे अंदाज में रख सकता है। कॉलेज में नए नए आए स्टूडेंट्स अक्सर आसमान की तरफ बीच वाली उंगली दिखाने की मुद्रा को पसंद करते थे, लेकिन हाथ के इस वाले मॉडल में उंगली और अंगूठे को ठीक छत की तरफ इशारा करते हुए दिखाया गया था। नज़दीक जाने पर लैंगडन को महसूस हुआ कि यह हैंडीकिन कुछ अजीब सा था। इसकी प्लास्टिक वाली सतह दूसरे मॉडल्स की तरह चिकनी नहीं थी, बल्कि इसकी सतह थोड़ी रूखी थी और उसमें हल्की सी झुर्रियाँ भी दिखाई दे रही थीं, जैसे कि असली हाथ में होती हैं। असली चमड़ी? लैंगडन अचानक ठिठक कर रुक गया। अब उसे खून भी नजर आने लगा था। हे भगवान, ये क्या था? ये एक असली इंसानी हाथ था जिसे कीलदार लकड़ी के एक तख्ते में इस तरह से सिल दिया गया था कि वो सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लैंगडन को उल्टी का एक तेज भपका सा आया। वो थोड़ा और भी नज़दीक आ गया। तब उसने देखा
कि बीच वाली उंगली और अंगूठे को टैटुओं से सजाया गया था, और फिर उसकी नज़र पड़ी चौथी उंगली में पहनी हुई सोने की एक चिरपरिचित अंगूठी पर। वो बुरी तरह से हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसका सिर ऐसे चक्कर खा रहा था मानो उसके इर्द गिर्द की पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही हो। उसे समझ में आ गया था कि उसके सामने पीटर सॉलोमन का कटा हुआ हाथ रखा हुआ था। अध्याय 11। अपना फ़ोन वापस बंद करते हुए कैथरीन सोच रही थी, पीटर आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा? वो है कहाँ? पिछले 3 सालों से वो हर संडे को शाम को 7 बजे मिलते रहे थे। पीटर सॉलोमन हमेशा उससे पहले पहुंच जाता था। ये एक तरह से उनका पर्सनल पारिवारिक रिवाज था, जिसके माध्यम से वो नया हफ्ता शुरू होने से पहले एक दूसरे के संपर्क में बने रहते थे। इन्हीं मुलाकातों के दौरान पीटर लैब में कैथरीन के ताज़ा काम के बारे में भी जानकारी हासिल करता था। कैथरीन सोच रही थी कि उसका भाई कभी भी आने में देर नहीं करता था और फ़ोन का जवाब भी हमेशा देता था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि कैथरीन को समझ में नहीं आ रहा था कि जब वो अपने भाई से मिलेगी तो वो उनको क्या कहेगी। वो भला उन्हें कैसे बता पाएगी कि आज उसे क्या पता चला था। उसके कदम तालबद्ध तरीके से सीमेंट के बने गलियारे में पड़ रहे थे। SMCC का ये गलियारा उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह था, जिसे द स्ट्रीट के नाम से जाना जाता था। ये गलियारा इमारत के 5 विशाल स्टोरेज पॉड्स को जोड़ता था, जिसका इस्तेमाल सामानों को रखने के लिए किया जाता था। फर्श से 40 फुट ऊपर नारंगी रंग की मोरियां बनी थीं, जिनसे होकर हवा गुजरती थी। अक्सर अपनी लैब में पहुंचने के लिए 4.5 किलोमीटर का ये सफ़र पैदल तय करते हुए कैथरीन को सुकून का अनुभव होता था, लेकिन आज की रात उसे घबराहट हो रही थी। अपने भाई के बारे में उसे आज जो जानकारी मिली थी, उससे कोई भी इंसान परेशान हो सकता था। परिवार के नाम पर उसके पास पीटर के अलावा और कोई नहीं था, और इसीलिए उसे और भी बुरा लग रहा था कि वो उससे कोई राज छुपा रहा था। जहाँ तक उसे पता था, पीटर ने उससे सिर्फ एक बार कोई बात छिपाई थी, एक बड़ा ही खूबसूरत सा रहस्य जो इसी हॉलवे के आखिर में छुपा हुआ था। ये 3 साल पहले की बात थी। पीटर कैथरीन को लेकर इसी कॉरिडोर में आया था। उसने बड़े ही शान से उसे SMCC दिखाया था, जिसमें इस इमारत की कुछ अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थीं, जैसे मंगल ग्रह का उल्कापिंड ALH 84001, बैठे हुए बैल यानी सिटिंग बुल की हाथ से लिखी गई सचित्र डायरी, चार्ल्स डार्विन के इकट्ठा किए हुए नमूने, जिनको शीशे के मर्तबानों में सील करके रखा गया था। इसी दौरान वो एक बड़े से दरवाजे के सामने से गुजरे थे, जिसमें एक छोटी सी खिड़की बनी थी। खिड़की के अंदर रखी चीज़ पर नज़र पड़ते ही कैथरीन सहम सी गई थी। भला वो कौन सी चीज़ है पीटर? पीटर ने मुस्कुराकर कहा था, पॉड 3 है ये। इसे वेट पॉड कहते हैं। अजीब सा दिख रहा है ना? लेकिन मैं तुम्हें जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ कैथरीन, वो पॉड 5 में है। ये हमारा सबसे नया कलेक्शन है। इसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के तहखाने में रखी चीज़ों को रखने के लिए बनाया गया है। वो चीज़ें अगले 5 सालों में यहाँ लाई जाने वाली हैं, यानी कि पॉड 5 फिलहाल खाली है। खाली है? तो फिर हम यहाँ क्या देखने आए हैं पीटर? उसके भाई की आंखों में उसे शरारत तैरती नजर आई। उसने कहा, मुझे लगा था कि इस जगह का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है, तो शायद तुम इसका उपयोग करना चाहोगी, अपने लिए एक लैब की तरह, जहाँ पर तुम अपने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हो जिन पर तुम इतने सालों से काम कर रही हो। कैथरीन ने हैरानी से अपने भाई को देखा और बोली, लेकिन पीटर, वो एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ थ्योरेटिकल हैं, उनको ठोस रूप देना नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता कैथरीन, और ये बिल्डिंग तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। SMCC सिर्फ कीमती ऐतिहासिक चीज़ों के खजाने को रखने का गोडाउन नहीं है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड साइंस लैब्स में भी गिना जाता है। हम यहाँ के कलेक्शन से चीज़ों को लेकर लगातार उनकी जांच महंगी से महंगी लैब्स में करवाते हैं। तुम्हें जिन भी यंत्रों की ज़रूरत होगी, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ अवेलेबल होंगे। दुनिया की हर टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, और ये लैब पूरी तरह से तुम्हारे काम के लिए तैयार है, और फिलहाल हम उसे ही देखने जा रहे हैं। कैथरीन बड़ी मुश्किल से कह पाई, तुमने मेरे लिए ऐसा लैब बनवाया है? ये मेरा काम है मेरी प्यारी बहन। स्मिथसोनियन को साइंटिफिक नॉलेज के विस्तार के लिए ही बनाया गया था। इसके सेक्रेटरी के रूप में
मुझे अपने काम को गंभीरता से लेना पड़ता है और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जिन एक्सपेरिमेंट्स का प्रस्ताव दिया है वो साइंस को एक नई फील्ड में विकसित करने की पूरी सामर्थ्य रखते हैं। तुम मेरी बहन होती या नहीं होती, मैं इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा ज़रूर देता। तुम्हारे विचार वाकई बेहद शानदार हैं और पूरी दुनिया को हक है कि उसे इनके परिणामों के बारे में पता चले। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में मेरा अपना पैसा लगा हुआ है और फिलहाल पॉड 5 का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर रहा है। जब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो तुम इस जगह को छोड़ दोगी। अब तक वे लोग स्टील के एक दरवाजे के पास पहुंच चुके थे जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था पॉड 5। उसके भाई ने ताले में चाबी डाली और एक इलेक्ट्रॉनिक कीपैड चमक उठा। उसने कोड टाइप करने के लिए अपनी उंगलियां ऊपर की, लेकिन फिर रुक गया। शरारत से मुस्कुराते हुए उसने कैथरीन को देखा और बोला, तो पक्का तुम तैयार हो ना? कैथरीन ने सिर हिलाया। वो जानती थी कि उसका भाई पूरी तरह से तमाशेबाज था और उसे ऐसी हरकतें करने में बहुत मज़ा आता था। चाबी घुमाते हुए पीटर ने कहा, ज़रा पीछे हट जाओ। स्टील का दरवाज़ा तेज़ सनसनाहट की आवाज़ के साथ खुल गया। चौखट के आगे घुप अंधेरा छाया हुआ था। दूर तक पसरा सन्नाटा। उसकी गहराइयों से जैसे किसी के कराहने की आवाज़ गूंज रही थी। कैथरीन को अंदर से एक बर्फीली हवा के थपेड़े जैसा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के वक्त कोई ग्रैंड कैनियन पहुंच गया हो। उसके भाई ने कहा, जहाज़ को रखने के लिए एयरपोर्ट पर बने किसी खाली हैंगर की कल्पना करो जो जहाज़ों के एक काफिले के आने का इंतज़ार कर रहा हो। फिर तुम्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये पॉड इतना विशाल है कि इसे गर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी लैब को इस तरह से बनाया गया है कि उससे ताप अंदर या बाहर नहीं जा सकता। सिंडर ब्लॉक रूम, सीमेंट और दहकते कोयले के अंगारों से बना कमरा। ये एक तरह के क्यूब बॉक्स की तरह है जो इस पॉड के आखिरी सिरे पर बनाया गया है ताकि इसे बाकी चीज़ों से ज़्यादा दूरी पर रखा जा सके। कैथरीन अपने दिमाग में इसका चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी। बक्से के अंदर एक बक्सा। वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने पूछा, कितना पीछे है वो कमरा? काफ़ी पीछे है कैथरीन। यहाँ पर एक फुटबॉल का ग्राउंड आसानी से समा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि इसके अंदर पैदल चलकर जाना थोड़ा परेशानी वाला काम हो सकता है। ये सामान्य अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा गहरा अंधेरा है। यहाँ रोशनी के लिए कोई स्विच नहीं है? कैथरीन ने पूछा। नहीं, पॉड 5 में अभी बिजली के तार नहीं लगाए गए हैं। तो फिर लैब कैसे काम करेगा पीटर? हाइड्रोजन फ्यूल वाली बैटरी से। कैथरीन का चेहरा लटक गया। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं कैथरीन, ये इतनी साफ सुथरी ऊर्जा है कि इससे एक पूरे छोटे से शहर तक का काम चल सकता है। तुम्हारे लैब को बाहर की रेडियो वेव्स से भी पूरी तरह से अलग थलग बनाया गया है। इसके अलावा पॉड के एक्सटेंशन को भी रोशनी रोकने वाली झिल्लियों से सील किया गया है ताकि सूरज की किरणों के विकिरण का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़े। कुल मिलाकर ये पॉड ऊर्जा की दृष्टि से पूरी तरह से निष्क्रिय, सील किया हुआ परिवेश है। कैथरीन को अब पॉड 5 का आकर्षण समझ में आ रहा था। उसका काम मूल रूप से पहले से अज्ञात ऊर्जा के स्रोतों की गणना पर आधारित था और इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये ज़रूरी था कि उनको ऐसी जगह पर किया जाए जहाँ किसी भी तरह की बाहरी ऊर्जा, जिसे वाइट नॉइज़ कहते हैं, उसका इसके साथ घालमेल ना हो। इसमें आसपास मौजूद लोगों के दिमागों से निकलने वाली बहुत ही बारीक ऊर्जा, थॉट एमिशन जैसी चीज़ भी शामिल थी। और इसी कारण यूनिवर्सिटी का कैंपस या हॉस्पिटल इसके लिए सही नहीं थे, लेकिन SMCC के अंदर बना इस तरह का एकांत स्थान इसके लिए एकदम परफेक्ट था। उस विशाल अंधेरे में प्रवेश करते हुए उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वहाँ चलकर एक नज़र डालकर वापस आते हैं, तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कमरे की दहलीज पर कैथरीन ठिठक कर रुक गई। ऐसे घुप अंधेरे में 100 गज की दूरी भला कैसे पार होगी? वो टॉर्च लेकर चलने की सलाह देना चाहती थी, लेकिन उसका भाई तब तक उस गहरे अंधकार में गायब हो चुका था। वो चिल्लाई, पीटर! पीटर ने मुड़कर जवाब दिया, ये आस्था की छलांग है कैथरीन, और तुम अपना रास्ता ढूंढ ही लोगी। मुझ पर भरोसा रखो। अब उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से आती महसूस हो रही थी।
दहलीज के अंदर कुछ फीट आगे बढ़ते ही कैथरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, रोशनी का एक कतरा भी नहीं। यहाँ तक कि चेहरे के सामने अपने हाथों को लाने पर उसे अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वो अपना रास्ता पूरी तरह से भूल चुकी थी। ये 3 साल पुरानी बात थी। आज मेटल के बने उसी भारी दरवाजे के सामने खड़ी कैथरीन सोच रही थी कि उस रात से अब तक वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। उसका वो लैब, जिसे वो प्यार से क्यूब कहती थी, उसका घर बन चुका था। पॉड 5 की गहराइयों में बसा एक बहुत ही सुरक्षित स्थान। जैसी कि उसके भाई ने भविष्यवाणी की थी, उस रात अंधकार के बीच उसने आखिर अपना रास्ता ढूंढ ही निकाला था। और उस दिन के बाद हर एक दिन वहाँ लगी एक बहुत ही अनोखी और आसान दिशा दिखाने वाली व्यवस्था के बल पर वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लिया करती थी। इस दिशा दिखाने वाली व्यवस्था की खोज उसे खुद करने के लिए उसके भाई ने ही उसे प्रेरित किया था। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि उसके भाई की दूसरी भविष्यवाणी भी सही साबित हुई थी। कैथरीन के एक्सपेरिमेंट्स के बहुत ही अद्भुत नतीजे हासिल हुए थे, खास करके पिछले 6 महीनों के दौरान। ये नतीजे इंसानी सोच के डायमेंशंस को उलट पुलट कर रख देने वाले थे। उन दोनों ने इन खोजों को तब तक पूरी तरह से गोपनीय रखने का फैसला किया था जब तक लोगों के दिमाग में इन परिणामों के बारे में पूरी तरह से समझदारी न आ जाए। लेकिन बहुत जल्दी ही कैथरीन को महसूस होने लगा था कि इंसानी इतिहास के सबसे बड़े बदलाव लाने में समर्थ इन वैज्ञानिक खोजों को उसे पब्लिश करना ही होगा। अब वो पॉड 5 के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजे में चाबी डाली और कीपैड की रोशनी चमक उठी। उसने अपना पिन नंबर दबा दिया। सनसनाहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और अंदर से उसी जानी पहचानी ठंडी हवा का तेज़ झोंका उसे महसूस हुआ और वही खाली जगह से आने वाली कराह जैसी आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और उस खालीपन और अंधेरे में घुस गई। लेकिन आज की रात उसके साथ एक परेशान करने वाला ख्याल भी चल रहा था। पीटर कहाँ है? अध्याय 12। कैपिटॉल पुलिस का प्रमुख ट्रेंट एंडरसन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 10 सालों से भी ज़्यादा समय से इसकी सिक्योरिटी का काम देख रहा था। लंबा चौड़ा सपाट छाती वाला एंडरसन तीखे नैन नक्श वाला इंसान था। उसके बाल लाल थे, जिनको वो हमेशा छोटा कटवा कर रखता था। इससे उसकी पर्सनैलिटी फौजियों जैसी दिखाई देती थी। वो अपनी बगल में हमेशा बंदूक फंसा कर रखता था ताकि देखने वाला आदमी उसके अधिकार को चुनौती देने की बेवकूफ़ी कभी ना करे। आज की शाम नॉर्मल शामों से ज़्यादा चुप्पी वाली शाम थी। एंडरसन इस बात से काफ़ी खुश था। वो अपने ऑफिस के फ्लैट स्क्रीन टीवी पर आज रेड स्किन्स का मैच देखना चाहता था। खेल अभी शुरू ही हुआ था कि उसका इंटरकॉम बजने लगा। एंडरसन इस बात से थोड़ा नाराज़ हुआ, लेकिन उसने अपनी नज़रें टीवी से नहीं हटाई और फ़ोन की घंटी दबाकर बोला, हाँ क्या है, बोलो। सर, रोटंडा में कुछ गड़बड़ होने की खबर मिली है। मैंने ऑफिसर्स को तो बुला लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार आप भी देख लें तो अच्छा होगा। ठीक है। एंडरसन सिक्योरिटी के सेंटर पॉइंट की तरफ चल पड़ा। ये एक छोटा सा नया बना हुआ केंद्र था जिसमें कंप्यूटर मॉनिटर भरे हुए थे। उस वक्त वहाँ का टेक्नीशियन अपने मॉनिटर पर एक वीडियो क्लिप चलाने के लिए इंतज़ाम कर रहा था। उसने कहा, ये रोटंडा के पूर्वी हिस्से का कैमरा है सर, अभी से 20 सेकंड पहले। एंडरसन टीवी स्क्रीन को देखने लगा। रोटंडा करीब करीब खाली था, बस कुछ टूरिस्ट्स ही वहाँ नज़र आ रहे थे। एंडरसन की ट्रेंड आंखें तुरंत उस अकेले आदमी पर जाकर अटक गईं जो बाकी सभी लोगों से तेज चल रहा था। घुटा हुआ सिर, हरे रंग की फौजी वर्दी, प्लास्टर में बंधा हाथ, थोड़ा सा लंगड़ाकर चलता हुआ वो आगे की तरफ झुका। लेकिन रोटंडा के ठीक बीचों बीच पहुंचकर वो अचानक रुक गया। वो जिस फ़ोन पर बात कर रहा था उसे बंद करके नीचे झुककर वो अपने जूतों के जैसे फीते बांधने लगा। लेकिन फीते बांधने की बजाय उसने फुर्ती से अपने हाथ में लगे प्लास्टर से कोई चीज़ खींचकर बाहर निकाली और उसे फर्श पर रख दिया। फिर खड़ा होकर तेज़ी से लंगड़ाता हुआ पूरब की तरफ बने गेट से बाहर निकल गया। एंडरसन उस अजीब सी चीज़ को देखने लगा जिसे वो आदमी छोड़कर बाहर गया था। ये कैसी चीज़ थी भला? एंडरसन स्क्रीन के करीब आया और उसे नज़दीक से देखने की कोशिश करने लगा। जैसी वो चीज़ दिखाई दे रही थी, क्या वाकई वैसा होना संभव था?
गंजा आदमी तेजी से पूरब की तरफ वाले पोर्टिको से बाहर निकला और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी माँ से कह रहा था, मम्मा, वो आदमी यहाँ कुछ छोड़कर चला गया। फिर वो बच्चा और माँ उस चीज़ की तरफ बढ़े और अगले ही पल वो ज़ोर से चिल्ला उठे। पुलिस का प्रधान तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वो दौड़ते हुए लोगों को हुक्म दे रहा था, हर जगह रेडियो से खबर करो, उस गंजे आदमी को पकड़ो जिसके हाथ में प्लास्टर लगा है, तुरंत। सिक्योरिटी सेंटर से निकलते हुए वो घिसे हुए जीने की 3-3 सीढ़ियाँ एक बार में छलांग रहा था। सिक्योरिटी कैमरे में दिख रहा था कि वो गंजा आदमी पूरब की तरफ बने पोर्टिको से बाहर निकला था। इस इमारत से बाहर निकलने का सबसे छोटा रास्ता पूरब पश्चिम दिशा में फैले कॉरिडोर से होकर जाता था। एंडरसन सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचकर कोने की तरफ मुड़ गया। उसने अपने सामने फैले शांत पड़े हॉलवे का मुआयना किया। हॉलवे के दूसरे छोर पर एक बुजुर्ग जोड़ा एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे चल रहा था। पास ही सुनहरे बालों वाला एक टूरिस्ट गाइड बुक पढ़ रहा था। उसने नीले रंग का कोट पहना था और वो हाउस चेंबर के बाहर बने मोज़ेक छत को गौर से देख रहा था। एंडरसन ने चिल्लाकर उससे पूछा, एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आपने अभी किसी गंजे आदमी को देखा है जिसके हाथ में प्लास्टर लगा है? उस आदमी ने किताब से अपनी नज़रें हटाई। उसके चेहरे पर थोड़ी दुविधा झलक रही थी। एंडरसन ने फिर से कहा, किसी गंजे आदमी को देखा है, प्लास्टर के हाथ वाले? सैलानी थोड़ा सकपकाकर पूरब की दिशा में दूसरे छोर की तरफ देखने लगा। फिर बोला, शायद अभी अभी कोई आदमी मेरी बगल से दौड़ता हुआ उस तरफ गया है, सीढ़ियों की तरफ। एंडरसन ने तेजी से अपना रेडियो बाहर निकाला और चिल्लाकर बोला, सभी लोग सुनो, सस्पेक्ट दक्षिण पूर्वी गेट की तरफ गया है, सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाओ। फिर उसने रेडियो को अपनी कमर में वापस खोंसा और एग्जिट गेट की तरफ दौड़ पड़ा। 30 सेकंड बाद कैपिटॉल के पूर्वी हिस्से के शांत पड़े एग्जिट गेट के पास ताकतवर दिख रहा सुनहरे बालों वाला आदमी जिसने नीला कोट पहन रखा था, उसके बाहर खड़ा था। रात की हवा में काफ़ी नमी थी। शाम की ठंड का मज़ा लेता हुआ वो मुस्कुराया। एक ही पल में उसका कायाकल्प हो गया था। कितना आसान था सब कुछ। बस 1 मिनट पहले ही वो लंगड़ाता हुआ तेजी से रोटंडा से बाहर निकला था। उस समय उसने फौजियों वाला कोट पहन रखा था। बाहर आकर एक अंधेरे से ताखे के नीचे उसने अपना कोट निकालकर फेंक दिया था। अब उसके अंदर से नीले रंग का ब्लेजर नजर आ रहा था। अपनी फौजी जैकेट को फेंकने से पहले उसने उसकी जेब में से सुनहरे बालों वाला एक विग निकालकर मज़े से अपने सिर पर भी रख लिया था। फिर वो सीधा तनकर खड़ा हो गया था और अपनी जेब से उसने वॉशिंगटन गाइड बुक निकाली थी और शानदार चाल से आगे बढ़ता चला गया था। मलाख के नश्वर पैर उसे बाहर इंतजार कर रही लिमोजीन की तरफ ले जा रहे थे। उसने अपनी पीठ सीधी कर ली और अब उसका 6 फुट 3 इंच का कद साफ नजर आ रहा था। उसने अपने कंधों को पीछे की तरफ झटकाया, एक गहरी सांस ली और फेफड़ों में पूरी हवा भरी। अपने टैटू वाले फिनिक्स के पंखों को अपनी छाती पर पूरी तरह खुलते हुए वो महसूस कर सकता था। काश उन्हें मेरी ताकत का पता होता। आज की रात मेरा कायाकल्प पूरा हो जाएगा। कैपिटॉल बिल्डिंग के अंदर मलाख ने अपने पत्ते बड़े ही आर्टिस्टिक तरीके के साथ खेले थे। उसने पुरानी परंपराओं और तहजीब का पूरी तरह से आदर किया था। प्राचीन काल का आमंत्रण अब सौंपा जा चुका था। अगर लैंगडन को अब तक इसमें अपने रोल का पता नहीं चला था तो बहुत जल्दी ही उसे पता चलने वाला था। अध्याय 13। रॉबर्ट लैंगडन को कैपिटॉल का रोटंडा भी हमेशा उसी तरह हैरान करता था जैसे सेंट पीटर्स का बसीलिका। वो जानता था कि ये कमरा इतना बड़ा था कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आसानी से खड़ा किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हमेशा से ही रोटंडा अपेक्षा से ज़्यादा बड़ा और पवित्र लगता था, मानो कि वहाँ पवित्र आत्माएं निवास करती हों। लेकिन आज की रात वहाँ पर सिर्फ उथल पुथल और अराजकता फैली हुई थी। कैपिटॉल पुलिस रोटंडा को सील करने की कोशिश कर रही थी। वो परेशान टूरिस्ट्स को भी उस हाथ से दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। छोटा बच्चा अभी भी रो रहा था। अचानक एक तेज़ रोशनी हुई। एक टूरिस्ट ने उस हाथ की तस्वीर खींच ली थी। आसपास खड़े गार्डों ने उसे तेजी से हिरासत में ले लिया और उसका कैमरा छीनकर उसे वहां से ले गए। इस उथल पुथल के माहौल में लैंगडन को लगा जैसे वो बेहोशी की हालत में आगे बढ़ रहा था, भीड़ को चीरता हुआ। हाथ के पास पीटर सोलोमन का कटा हुआ दाहिना हाथ सीधा खड़ा हुआ था। कलाई का कटा हुआ हिस्सा लकड़ी के एक छोटे से स्टैंड पर कीलों पर टिका हुआ था।
उसकी 3 उंगलियां मुट्ठी बनाती हुई बंद थीं और अंगूठा और बीच की उंगली पूरी तरह बाहर निकले हुए सीधे गुंबद की तरफ इशारा कर रहे थे। लैंगडन अब सूखा हुआ खून भी देख पा रहा था जो कलाइयों से होता हुआ लकड़ी के बेस पर जाकर जम गया था। मरने के बाद बने घावों से खून नहीं निकलता, इसका मतलब है कि पीटर अभी जिंदा है। लैंगडन समझ नहीं पा रहा था कि इस जानकारी से उसे संतोष का अनुभव होना चाहिए या नफरत होनी चाहिए। इसका मतलब था कि पीटर का हाथ उसके जिंदा रहते हुए काटा गया था। उसके गले में जैसे थूक अटक गया। उसे याद आ रहा था कि यही हाथ उसके दोस्त ने न जाने कितनी बार उससे मिलाने के लिए या फिर गर्मजोशी से गले मिलने के लिए आगे बढ़ाया था। कई सेकंडों तक उसका दिमाग सुन्न सा हुआ रहा। फिर उसके बाद जब धुंध थोड़ी छंटी तो जो पहला दृश्य उसे साफ साफ सामने दिखाई दिया वो उसकी कल्पना से एकदम बाहर था। राजमुकुट और तारा, क्राउन एंड स्टार। लैंगडन नीचे झुका और पीटर के अंगूठे और बीच की उंगली को देखने लगा। उस पर टैटू बने हुए थे। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि जिस शैतान ने यह काम किया था उसने पीटर की उंगलियों के पोरों पर छोटे छोटे सिंबल्स भी बना दिए थे। ये भयंकर घटना अब और भी बड़ी होकर किसी दूसरी दुनिया की घटना जैसी नजर आ रही थी। इतिहास में ये दोनों सिंबल्स एक साथ पहले भी कई बार दिखाई दे चुके थे और हमेशा ये एक ही जगह पर होते थे, उंगलियों के पोरों पर। इसे प्राचीन काल के सबसे कीमती और गुप्त सिंबल्स में गिना जाता था। रहस्य का हाथ, द हैंड ऑफ मिस्ट्रीज। ये सिंबल अब कभी कभार ही देखने में आता था, लेकिन इतिहास में ये लोगों को किसी काम के लिए प्रेरित करने का एक बहुत ही ताकतवर चिन्ह था। अपने सामने पड़े विभत्स सामान का अर्थ समझने के लिए लैंगडन अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। किसी ने पीटर के हाथों से हैंड ऑफ मिस्ट्रीज बनाने की कोशिश की थी। ये कल्पना से भी बाहर की बात थी। ट्रेडिशनल रूप से ये सिंबल पत्थर या लकड़ी का बना होता था या फिर इसकी तस्वीर बनाई जाती थी। लैंगडन ने आज तक कभी नहीं सुना था कि हैंड ऑफ मिस्ट्रीज को किसी इंसान के असली हाथ से बनाया गया हो। ये एक निहायत ही घृणित सोच थी। लैंगडन के पीछे से एक गार्ड ने कहा, सर दूर हट जाइए। लैंगडन को उसकी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। हालांकि वो बंद उंगलियों को ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उनके पोरों पर भी कुछ खास ढंग के सिंबल्स बने होंगे। यही परंपरा थी। कुल मिलाकर 5 सिंबल्स। हजारों सालों से हैंड ऑफ मिस्ट्रीज में उंगलियों के पोरों पर बने सिंबल्स बदले नहीं थे, ना ही इस हाथ का सांकेतिक उद्देश्य बदला था। ये हाथ आमंत्रण का प्रतीक होता था। लैंगडन के शरीर में अचानक एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसे उस इंसान की बात याद आ रही थी जो उसे यहाँ लेकर आया था। प्रोफेसर, आज की रात आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य आमंत्रण प्राप्त करने वाले हैं। असल में प्राचीन काल में हैंड ऑफ मिस्ट्रीज को दुनिया का सबसे कीमती आमंत्रण यानी इनविटेशन माना जाता था। इस सिंबल को प्राप्त करने का मतलब था एक खास ग्रुप में शामिल होने का इनविटेशन, जिसको युगों युगों के ज्ञान की रक्षा का जिम्मा दिया गया था। ये इनविटेशन न सिर्फ एक खास सम्मान होता था, बल्कि इससे ये भी पता चलता था कि गुरु को उस आदमी पर इतना भरोसा था कि वो इस गोपनीय ज्ञान को हासिल करने के योग्य था। दीक्षा के लिए बढ़ा हुआ गुरु का हाथ होता था ये। गार्ड ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए थोड़ा सख्ती से कहा, सर मेहरबानी करके तुरंत यहाँ से पीछे हट जाइए। लैंगडन बुदबुदाया, मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप पीछे हटते हैं कि नहीं? मेरा दोस्त मुश्किल में है गार्ड, हमें जल्दी ही। इससे आगे लैंगडन बोल नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि कुछ ताकतवर हाथ उसे वहाँ से दूर हटा रहे हैं। जो भी ये हो रहा था उसने उसे होने दिया। वो अपने आप को इतना असंतुलित और बेचैन महसूस कर रहा था कि किसी भी तरह का विरोध करना उसके लिए संभव नहीं था। उसे अभी अभी एक फॉर्मल इनविटेशन प्राप्त हो चुका था। रहस्यमय पोर्टल को खोलने के लिए कोई व्यक्ति लैंगडन को बुला रहा था, जिसे खोलने के बाद प्राचीन रहस्यों और छिपे हुए ज्ञान की दुनिया सामने आ जाने वाली थी। लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक पागलपन था, किसी पागल की सनक। अध्याय 14। मलाक की लंबी लिमुजीन अमेरिकन कैपिटॉल से निकलकर पूरब की तरफ इंडिपेंडेंस एवेन्यू की तरफ जा रही थी।
एक नौजवान जोड़ा पिछली सीट वाले काले शीशे के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। शायद उन्हें लग रहा था कि कोई मशहूर हस्ती उस गाड़ी में जा रही थी। मलाख मन ही मन हंस रहा था। इस विशाल कार को अकेले ड्राइव करते हुए वो खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता था। उसकी 5 कारों में से किसी में भी उसे वो चीज़ नहीं मिलती थी जिसकी उसे आज की रात ज़रूरत थी, पूरी प्राइवेसी। इस शहर में लिमोजिन कारों को एक तरह की अनकही सुरक्षा मिलती थी। चलता फिरता दूतावास, कैपिटॉल हिल के पास काम करने वाले पुलिसकर्मी कभी यकीन के साथ नहीं कह सकते थे कि किस लिमोजिन में कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हुआ था। इसीलिए वो उन गाड़ियों को रोककर फिजूल के टंटे में पड़ना पसंद नहीं करते थे। एनाकोस्टिया नदी को पार करके मैरीलैंड में प्रवेश करते हुए मलाख को ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत उसे कैथरीन के पास खींच कर ले जा रही है। पिछली रात जब पीटर सोलोमन ने अपना आखिरी रहस्य उसे बताया था, तब मलाख को उस गुप्त लैब के बारे में पता चला था जिसमें बैठकर कैथरीन चमत्कार किया करती थी। चौंका देने वाली खोजें जिनके बारे में मलाख को लगता था कि उनको दुनिया के सामने लाने पर वो दुनिया को बदल देने की ताकत रखते थे। कैथरीन के काम से चीज़ों का असली स्वरूप सबके सामने प्रकट हो जाने वाला था। सदियों से दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों ने प्राचीन विज्ञान को अनदेखा किया था, अंधविश्वास का नाम देकर उसका मजाक उड़ाया था। अविश्वास और संदेह का सहारा लेकर आंखों को चौंधिया देने वाली नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर वो उन सारी बातों को नकारते आए थे। हर पीढ़ी की खोज को अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी गलत साबित कर देती है और ये क्रम युगों युगों से ऐसे ही चलता आया है। इंसान जितनी भी जानकारी हासिल करता जाता है उतना ही ज़्यादा उसे लगता है कि उसकी जानकारी अभी कम है। हजारों सालों से मानवता अंधेरे में भटकती रही है, लेकिन अब जैसा कि किसी ने भविष्यवाणी की थी, नए परिवर्तन का समय आ रहा था। अंधों की तरह इतिहास से गुजरते हुए मानवता अब एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। इस पल की घोषणा बहुत पहले ही की जा चुकी थी। प्राचीन ग्रंथों ने इसकी भविष्यवाणी की थी, अतीत के कैलेंडरों में भी इसे बताया गया था और सितारों ने भी खुद इसे जाहिर किया था। एक सटीक दिन और तारीख तक बताई गई थी जो अब बस आने ही वाला था। इसके ठीक पहले ज्ञान का एक जबरदस्त धमाका होने वाला था। स्पष्टता की एक चकाचौंध जो अंधकार को दूर करके इंसानियत को इस गहरी खाई से बचकर दूर जाने और ज्ञान का रास्ता अपनाने का मौका देने वाला था। लेकिन मैं उस रोशनी को रोकने आया हूं और यही मेरा काम है, मलाख ने सोचा। उसकी किस्मत ने उसे पीटर और कैथरीन सोलोमन से जोड़ दिया था। एसएमसीसी के भीतर कैथरीन ने जिस तरह की खोजें की थी, उसके आधार पर नई सोच के दरवाजों के खुलने का पूरा पूरा खतरा था। नए पुनर्जागरण यानी नए रेनेसां के शुरू होने का खतरा। अगर कैथरीन की खोजों को पब्लिक कर दिया गया तो मानव के खोए हुए ज्ञान को फिर से ढूंढने के लिए वो एक बहुत ही बड़े उत्प्रेरक का काम कर सकता था और इसकी वजह से उसे कल्पना से भी कहीं ज्यादा ताकत मिल सकती थी। उस मशाल को जलाना कैथरीन का काम था और मलाख का काम था उस जलती मशाल को बुझाना। अध्याय 15। घुप अंधेरे में कैथरीन अपनी लैब का बाहरी दरवाज़ा टटोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसे दरवाज़ा मिला, वो शीशे की लाइनिंग लगे दरवाजे को झटके से खोलकर छोटे से कमरे में घुस गई। इस खाली जगह से गुजरने में उसे सिर्फ 90 सेकंड का समय लगा था, लेकिन उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पॉड 5 के घुप अंधेरे से बाहर निकलकर इस साफ और रोशन जगह पहुंचकर उसे हमेशा ही राहत महसूस होती थी। क्यूब असल में एक बहुत बड़े आकार के बॉक्स की तरह था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। इसकी भीतरी दीवार और छत के हर इंच जगह पर टाइटेनियम की कलई वाला शीशे के फाइबर का जाल लगा हुआ था। देखने में ये सीमेंट के घेरे के अंदर बने किसी विशाल पिंजरे जैसा लगता था। इस जगह को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए फ्रॉस्टेड प्लेक्सीग्लास का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर लैब, कंट्रोल रूम, यंत्रों को रखने का कमरा, बाथरूम और एक छोटी सी रिसर्च लाइब्रेरी बने हुए थे। कैथरीन तेजी से चलते हुए मेन लैब में पहुंच गई। काम करने की ये जगह रोशनी से जगमग थी और इसमें किसी तरह के जीवाणुओं के प्रवेश की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। अंदर तरह तरह के उपकरण रखे हुए थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे रैंडम इवेंट जनरेटर। हालांकि नोएटिक साइंस अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता था, लेकिन इसकी खोजें
साधारण मशीनों की तुलना में कहीं ज्यादा रहस्यमय थीं। नए आंकड़ों के आने के साथ साथ जादू और मिथक समझी जाने वाली चीज़ें अब तेज़ी से हकीकत में बदलती जा रही थीं। ये सारी चीज़ें नॉयटिक साइंस की मेन अवधारणा को कन्फर्म करती थीं, यानी इंसान के दिमाग की अब तक प्रयोग में नहीं लाई गई क्षमताओं का इस्तेमाल। इसकी मूल सोच बहुत ही आसान थी। हम अपने दिमाग और आत्मा की क्षमताओं के बहुत ही छोटे से हिस्से को अब तक समझ पाए हैं। कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ नॉयटिक साइंसेज और प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलाइज रिसर्च सेंटर ने पक्की तरह से साबित कर दिया था कि इंसानी सोच को अगर सही ढंग से एक जगह केंद्रित किया जाए तो उसके अंदर भौतिक पदार्थों को प्रभावित करने और उन्हें बदल देने तक की क्षमता होती है। उनके ये एक्सपेरिमेंट्स किसी जादूगर की हाथ की सफाई जैसे नहीं थे, बल्कि कंट्रोल्ड तरीके से किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें हमेशा एक ही तरह के असाधारण नतीजे दिखाई देते थे। भले ही हमें इस बात की जानकारी हो या नहीं, लेकिन हमारी सोच भौतिक दुनिया के साथ इंटरैक्शन करती है और परमाणु से भी छोटे कणों तक को प्रभावित करती है, यानी माइंड ओवर मैटर। 11 सितंबर की भयंकर घटना के बाद 2001 में नॉयटिक साइंस के विकास ने एक बड़ी छलांग लगाई। 4 वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जब घबराई हुई दुनिया एक साथ मिलकर इस दुखद घटना के लिए एक साथ शोक मना रही थी, तो उस वक्त दुनिया भर में फैले हुए 37 रैंडम इवेंट जनरेटर अचानक से कम रैंडम हो गए थे। शायद लाखों दिमागों के एक साथ आने और मानवता के इस शेयर्ड अनुभव की वजह से इन मशीनों के रैंडम बनाने की प्रक्रिया पर असर पड़ा था। इनके नतीजे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे और अव्यवस्था यानी रैंडमनेस की जगह व्यवस्था ने ले ली थी। इस चौंकाने वाली खोज और प्राचीन काल की आध्यात्मिक आस्था में एक तरह की समानता दिखाई दी कि अगर इंसानी चेतना एक जगह पर केंद्रित हो जाए तो वो भौतिक पदार्थों यानी फिजिकल चीज़ों को भी प्रभावित कर सकती है। हाल ही में पब्लिक तौर पर किए जाने वाली ध्यान साधना और प्रार्थना से भी रैंडम इवेंट जनरेटर के अंदर इसी तरह के नतीजे मिले थे, जिनसे इस दावे को बल मिला था कि इंसानी चेतना शरीर के बाहर पाई जाने वाली कोई चीज़ होती है। यही बात नॉयटिक साइंस के राइटर लिन मैकटैगर्ट ने भी कही थी। ये चेतना एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी थी, जिसमें बाहरी दुनिया को बदलने की बहुत बड़ी ताकत होती है। कैथरीन मैकटैगर्ट की किताब द इंटेंशन एक्सपेरिमेंट से काफ़ी प्रभावित थी। इस किताब के अलावा कुछ और किताबों ने भी कैथरीन की रुचि को जगाया था। इसे ही आधार बनाते हुए कैथरीन का प्रयोग तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसने ये साबित कर दिया था कि फोकस्ड थॉट यानी केंद्रित सोच के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रभावित किया जा सकता था, जैसे कि पौधों के बढ़ने की स्पीड, मर्तबान में तैर रही मछलियों की दिशा, पेट्री डिश में विभाजित हो रही कोशिकाओं की स्थिति और यहाँ तक कि अपने शरीर के अंदर चल रहे केमिकल रिएक्शंस तक को कंट्रोल किया जा सकता था। और तो और ठंडा होकर बर्फ में बदल रहे पानी के स्वरूप को भी अपनी इन दिमागी भावनाओं द्वारा बदला जा सकता था। कैथरीन ने एक ग्लास में जमते हुए पानी की तरफ अपनी प्रेम से भरी भावनाओं को भेजकर उन्हें बिल्कुल एक जैसा और बेहद खूबसूरत क्रिस्टल बनाने में सफलता हासिल की थी। और मज़ेदार बात ये थी कि इसका विपरीत भी सच था। जब उसने नकारात्मक और गंदी सोच पानी की तरफ भेजी थी तो बर्फ के रवे बहुत ही बेतरतीब और टूटे फूटे रूप में जमे थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इंसान की सोच हर चीज़ को बदलने की क्षमता रखती है। जैसे जैसे कैथरीन के एक्सपेरिमेंट्स और ज़्यादा साहसपूर्ण होते गए, उनके नतीजे भी और ज़्यादा चौंका देने वाले होने लगे। लैब में उसके एक्सपेरिमेंट्स से अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका था कि इंसान के दिमाग में किसी भी चीज़ की अवस्था को बदल देने की क्षमता होती है और वो उसे अपनी मनचाही दिशा में लेकर जा सकता है। यानी हम अपनी दुनिया के मालिक खुद बन सकते हैं। और इन सब से बढ़कर कैथरीन के काम का सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला पहलू ये था कि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये भी पता चला था कि दुनिया को प्रभावित करने की इंसान की ये मानसिक क्षमता प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने का इरादा या विचार एक ऐसा हुनर है जिसको सीखा भी जा सकता है। मेडिटेशन की ही तरह
विचारों की ताकत को भी पूरी तरह से हासिल करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कुछ लोगों के अंदर जन्म से ही दूसरों की तुलना में ये कैपेसिटी अधिक होती है। इतिहास में कुछ ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं जिन्होंने इस कैपेसिटी पर सच्चे अर्थों में अधिकार प्राप्त किया हुआ है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन रहस्यवाद के बीच जो खोई हुई कड़ी है वो बस यही है। कैथरीन ने ये बात अपने भाई पीटर से सीखी थी और इस वक्त पीटर के बारे में सोचते हुए उसकी चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। वो लैब की रिसर्च लाइब्रेरी की तरफ जाकर शून्य में ताकने लगी। ये लाइब्रेरी असल में एक छोटी सी स्टडी का काम करती थी। इसमें 2 मॉरिस कुर्सियाँ, लकड़ी की एक टेबल और ज़मीन पर 2 लैंप लगे हुए थे। इसकी दीवार पर किताबों के लिए महोगनी का एक रैक भी बना था जिस पर करीब 500 किताबें रखी हुई थीं। कैथरीन और पीटर ने अपनी पसंदीदा किताबें यहाँ इकट्ठी की हुई थीं। उसका भाई अक्सर कहता था, हमारे वैज्ञानिक भविष्य की चाबी हमारे इतिहास में ही छुपी है। पीटर अपनी पूरी उम्र हिस्ट्री, साइंस और रहस्यवाद का विद्वान रहा था। सबसे पहले उसी ने अपनी बहन को प्रोत्साहित किया था कि उसे विज्ञान से जुड़ी नॉलेज को प्राचीन काल के ऋषि मुनियों की फिलॉसफी की समझ से जोड़कर और भी ज़्यादा समृद्ध बनाना चाहिए। पीटर ने जब पहली बार मॉडर्न साइंस और प्राचीन रहस्यवाद के बीच संबंध के बारे में उसकी जिज्ञासा को जागृत किया था, उस समय कैथरीन की उम्र सिर्फ 19 साल की थी। ये उसके येल में एडमिशन लेने के शुरुआती साल की बात थी। उस टाइम कैथरीन छुट्टियों में घर आई हुई थी। उसके भाई ने उससे कहा, हाँ तो बताओ कैथरीन, आजकल तुम क्या पढ़ाई कर रही हो? कैथरीन ने अपनी किताबों की पूरी लिस्ट उसके सामने दोहरा दी थी। बढ़िया, उसके भाई ने कहा। आइंस्टाइन, बोर और हॉकिंग मॉडर्न ज़माने के प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन क्या तुम कुछ पुराने लोगों को भी पढ़ रही हो? कैथरीन ने सिर खुजाते हुए कहा, आपका मतलब है जैसे न्यूटन? नहीं, उससे भी पीछे जाओ। न्यूटन से भी पुराना? कैथरीन के दिमाग में अब टॉलेमी, पाइथागोरस और हर्मिस जैसे नाम आ रहे थे। लेकिन अब इस तरह की चीज़ें पढ़ता ही कौन था? उसका भाई मुस्कुराया और बोला, प्राचीन काल के लोगों की जो साइंटिफिक समझ थी वो बहुत ही अद्भुत थी। आधुनिक फिजिक्स ने तो इसे समझना अभी बस शुरू ही किया है। कैथरीन ने कहा, पीटर, तुमने मुझे पहले बताया था कि मिस्र के लोगों को लीवर और घिरनी के बारे में न्यूटन के टाइम से काफ़ी पहले ही पता था। शुरुआती दौर में काम करने वाले अल्केमिस्ट जो धातुओं से सोना बनाते थे वो भी केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी रखते थे। लेकिन इससे क्या होता है? आज की साइंस जिन कॉन्सेप्ट्स पर काम करती है, प्राचीन काल के लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि उदाहरण के लिए एंटेंगलमेंट थियोरी। परमाणु से भी छोटे कणों के बारे में हुई रिसर्च ने अब पक्के तौर पर यह साबित कर दिया है कि सारे पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मानो एक ही जाल के हिस्से हों, एक तरह की यूनिवर्सल यूनिटी। और अब प्लीज़ तुम मुझे ये मत कहना पीटर कि प्राचीन काल के लोग एक जगह बैठकर एंटेंगलमेंट थ्योरी के बारे में बातें करते थे। पीटर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल करते थे माय डियर सिस्टर। एंटेंगलमेंट की थ्योरी बहुत ही प्राचीन काल की मान्यताओं की जड़ में बसा हुआ था। इसका नाम भी इतिहास के जितना ही पुराना है। धर्मकाया, ताओ, ब्रह्म, ये सब कुछ वही तो है। सच्चाई तो ये है कैथरीन कि अपने एंटेंगलमेंट के बारे में जिज्ञासा ही मनुष्य का सबसे पुराना आध्यात्मिक पर्पज रहा है। वो हमेशा इस ब्रह्मांड से मिलकर एक होना चाहता रहा है। ब्रह्मांड से एक होना, जिसे इंग्लिश में एटवनमेंट कहा जाता है। ये तो तुम जानते ही होंगी, आज भी यहूदी और ईसाई लोग अटोनमेंट के लिए लालायित रहते हैं। हालांकि हम सभी ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये दरअसल एटवनमेंट ही है जिसकी हम सालों से, सदियों से तलाश कर रहे हैं। कैथरीन ने एक गहरी सांस ली। वो शायद भूल गई थी कि इतिहास की इतनी गहरी जानकारी रखने वाले इंसान के साथ बहस करना कितना मुश्किल था। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन तुम ये बहुत ही आसान चीज़ों की बात कर रहे हो। मैं तो फिज़िक्स के कुछ खास पहलुओं के बारे में बात कर रही हूँ। तो ठीक है फिर कैथरीन, हम खास चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। बताओ, किस खास चीज़ के बारे में जानना चाहती हो तुम? कैथरीन ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, चलो हम पोलैरिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, यानी परमाणुओं से भी छोटे कणों के बीच पॉजिटिव और नेगेटिव के बैलेंस के बारे में। अब ये तो जाहिर है कि तुम्हारे प्राचीन काल के लोग इसके बारे में तो नहीं ही जानते थे।
उसके भाई ने एक पुरानी धूल खाई हुई किताबों की ढेरी में से निकाली और उसे जोर से टेबल पर पटक दिया। ये देखो, पोलैरिटी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट द्वैध ब्रह्मांड के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में आज से 2000 साल पहले कृष्ण ने भगवत गीता में चर्चा की है। किबेलियन के साथ साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा दूसरी किताबों में द्वैध व्यवस्था यानी बाइनरी सिस्टम और नेचर में मौजूद एक दूसरे की विपरीत शक्तियों के बारे में कई जगह उल्लेख आया है। कैथरीन को इस पर यकीन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर हम परमाणुओं से भी छोटे कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फील्ड में हुई खोजों को देखें, जैसे कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पीटर ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ देखना चाहिए। ये देखो, ये जो किताब है ये पवित्र हिंदू वेदांत ग्रंथ है जिनको उपनिषद कहते हैं। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने इन किताबों का अध्ययन किया और इन्हीं में मिले कुछ सिद्धांतों की मदद से उन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई। दोनों भाई बहन के बीच की ये भिड़ंत काफी देर तक चलती रही। टेबल पर धूल खाई किताबों की ऊंचाई बढ़ती गई। अंत में निराश होकर कैथरीन ने हार मान ली। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन असल में मैं फिजिक्स के लेटेस्ट थ्योरीज के बारे में पढ़ना चाहती हूँ, जो कि साइंस का फ्यूचर है। मुझे नहीं लगता कि किसी कृष्ण या किसी वेद व्यास ने सुपर स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स के मॉडल के बारे में कुछ लिखा होगा। उसका भाई कुछ देर के लिए रुक गया, फिर बोला, तुम ठीक कह रही हो, कृष्ण या वेद व्यास ने इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर तुम्हें सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में जानना है तो तुम्हें ये किताब देखनी चाहिए। ये किताब मूल मध्यकालीन अरामिक भाषा में लिखी किताब का एक अनुवाद थी। लेकिन कैथरीन भी हार नहीं मानने वाली थी। उसने कहा, 13वीं सदी में सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, अब जाने भी दो भाई। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी यूनिवर्स के बारे में एक बिल्कुल नया मॉडल था। इस थ्योरी में ये कहा गया था कि हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनों से नहीं बल्कि 10 डायमेंशनों से मिलकर बना था, जो एक दूसरे के साथ कंपन करते हुए तारों की तरह इंटरैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक बजते हुए वायलिन में होता है। पीटर ने उस किताब का एक पेज खोलकर कैथरीन की तरफ बढ़ा दिया और कैथरीन ने उसे पढ़ा। यह अनुवाद पुराने ढंग का था, जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उसमें लिखी सारी बातें और चित्र बिल्कुल ठीक उसी तरह के ब्रह्मांड का खाका खींच रहे थे जैसा कि मॉडर्न सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में बनाया गया है। कंपन करते हुए तारों से बना 10 डायमेंशंस वाला यूनिवर्स। हे भगवान, इसमें तो यहाँ तक लिखा है कि यूनिवर्स के 6 डायमेंशन किस तरह से एक दूसरे के साथ उलझकर एक सिंगल डायमेंशन की तरह काम करते हैं। ये कौन सी किताब है भाई? उसका भाई हंसने लगा। इसका नाम है द कंप्लीट जोहार। हालांकि कैथरीन ने जोहार नहीं पढ़ा था, लेकिन वो जानती थी कि ये शुरुआती काल के यहूदी रहस्यवाद की मूल पुस्तक मानी जाती थी। एक समय ऐसा था जब इस किताब को इतना पावरफुल माना जाता था कि सिर्फ सबसे विद्वान यहूदी पुजारी यानी रब्बाई को ही इसे पढ़ने की इजाज़त होती थी। कैथरीन ने किताब पर एक नज़र डाली और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब ये है पीटर कि प्राचीन काल के लोगों को पता था कि ये यूनिवर्स 10 डायमेंशन से बना है? बिल्कुल कैथरीन, उन्हें ये सब कुछ मालूम था। तो फिर भाई इस किताब को लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? वो भी करेंगे कैथरीन। असल में हमारा जो जन्म है वो एक बहुत ही अद्भुत समय में हुआ है, जब पूरी दुनिया में एक तरह का बदलाव आने को तैयार है। इंसानियत एक नए युग की दहलीज पर खड़ी है, जब वो फिर से नेचर और प्राचीन काल के तरीकों की तरफ देखना शुरू करने वाले हैं। जोहार और इस तरह की दूसरी प्राचीन किताबों में पाए जाने वाले विचारों की तरफ देखना शुरू करने वाले हैं। सच बहुत ही पावरफुल होता है कैथरीन, और इसका अपना एक अट्रैक्शन होता है जो आखिरकार लोगों को अपनी तरफ खींच ही लाता है। जल्दी ही ऐसा समय आएगा जब मॉडर्न साइंस बड़ी ही गंभीरता से प्राचीन काल के इस ज्ञान को पढ़ना और मानना शुरू करेगा, और वही दिन होगा जब इंसान उन सारे सवालों के जवाब पालेगा जो अब तक उसकी पहुंच से बाहर रहे हैं। कैथरीन इन सारी बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी रात से इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी उसे समझ में आ गया कि उसके भाई की एक एक बात सच थी। प्राचीन काल के इंसानों को विज्ञान की बहुत ही गहरी समझ थी।
आज का विज्ञान असल में कोई नई खोजें नहीं कर रहा था, बल्कि पहले से खोजी जा चुकी चीज़ों को फिर से सबके सामने ला रहा था। ऐसा लगता था कि मानव को किसी समय पर इस पूरे यूनिवर्स के असली स्वरूप की पूरी और गहन जानकारी थी, लेकिन बाद में उसे भुला दिया गया। और फिर तो कैथरीन के जीवन का ये मकसद ही बन गया, आधुनिक विज्ञान का इस्तेमाल करके प्राचीन काल के खोए हुए ज्ञान की खोज करना। इस सब की बुनियाद में उसका गहरा विश्वास काम कर रहा था कि दुनिया को इस ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पहले से कई गुना ज़्यादा। कैथरीन ने एक ठंडी सांस ली और सामने लटके अपने भाई के सफ़ेद लैब कोट को देखा। फिर उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसमें कोई भी मैसेज नहीं था। उसके दिमाग में फिर से वो आवाज़ कौंध गई, वो जिसके बारे में तुम्हारा भाई समझता है कि वो डीसी में छुपा है, उसे ढूंढा जा सकता है। कभी कभी जो कहानी सदियों तक जिंदा रहती है, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। और कैथरीन कांपकर जोर से बोल पड़ी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कभी कभी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। इससे आगे की कहानी के लिए सुने डैन ब्राउन के नॉवल द लॉस्ट सिंबल का दूसरा भाग।